तो गाइस मैं स्पेन का भी एक रीसेंट केस स्टडी कर रहा था, ट्विटर पे बहुत वायरल चल रहा है। एक लड़की थी, मैं स्टोरी ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक गर्ल को ना सेपरेट कर लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है ना कि इस नॉर्वेजियन कंट्रीज में भी रहता है कि इफ द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट थिंक्स कि पेरेंट्स एलिजिबल नहीं हैं टू बिकम पेरेंट्स, या फिर टू प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट और टू हर बेटर किड पेरेंटिंग। इमोशनली, है ना, बेटर पेरेंटिंग, तो उनको वो अलग कर देते हैं एंड दे पुट दैट किड इनटू अ डे केयर सेंटर या फिर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन। तो वही हुआ एक लड़की के साथ, उसको एक इंस्टीट्यूशन में पुट किया गया। शी वाज जस्ट 22 years old आई थिंक, बट शी गॉट गैंग रेप्ड एंड उसके बाद शी वांटेड टू कमिट सुसाइड। सो बिल्डिंग से उसने छलांग मारी, लेकिन समहाउ शी सर्वाइव दैट फॉल। और उसके बाद मतलब शी कुडंट वॉक एंड उसने बस गुहार लगाई कि मुझे नहीं रहना, मुझे निकलना है इस दुनिया से, मैं नहीं इतनी क्रूअल दुनिया में रह सकती। सो देन टॉक्स उठने लगी कि मे बी वी शुड यूथनाइज हर। तो स्पेन गवर्नमेंट ने फाइनली सोचा कि ठीक है, इसको हम यूथनाइज करते हैं। 2 दिन पहले ही उसको यूथनाइज किया गया। शी वॉज जस्ट 25 years old। एंड उसके बाद ना यही टॉक्स चल रही हैं कि डिबेट यूथनेशिया पे चलता ही रहता है, राइट? तो बेसिकली द पॉइंट ऑफ द डिबेट एंड डिस्कशन इज कि कोई भी इंसान जिसके साथ कुछ ट्रेजिक घटना होती है, जैसे इस लड़की के साथ हुई, दैट पर्सन कुड बी इन अ ट्रोमा। कोई भी उसकी फिजिकल कंडीशन खराब हो सकती है, बेसिकली डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है। एंड देन इफ दैट पर्सन वांट्स टू कमिट सुसाइड, क्या हमें अलाउ करना चाहिए एक्टिव या पैसिव यूथनेशिया टू एनीवन हु वांट टू जस्ट एग्जिट दिस वर्ल्ड? ये पॉइंट ऑफ डिबेट है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे विद एल्बर्ट कामू की फिलोसफी से भी, बिकॉज आई थिंक एल्बर्ट कामू एक ऐसे फिलोसोफर रहे हैं जो, ऑल्दो ही एक्सेप्टेड कि लाइफ इज एब्सर्ड, बट ही वांटेड यू टू लिव, ही वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सुसाइड। तो रवि भाई इसको शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो रवि भाई, लाइक मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? एंड उसके बाद एल्बर्ट कामू की फिलोसफी भी अभी थोड़ा सा लाइट शेड करो। ओके, थैंक यू बुलाने के लिए दोबारा मुझे। हाँ, थैंक यू इससे फॉर पहले कमिंग। बुलाया था, मुझे याद है, वो मेंबर्स ओनली अपने कर दी थी, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी नेटलिज्म पे उस पे बात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, सो मैं वेट कर रहा था। उम्मीद है ये आ जाएगा और यहाँ पे एंटी नेटलिज्म की बात नहीं होगी। ये बिल्कुल नहीं। 100% आज ही आ जाएगा भाई। कॉन्ट्रैक्ट साइन और करा एंटी लिया मैंने नेटलिज्म वैसे पे आप बात लोगों से। नहीं होगी। हाँ। एंटी नेटलिज्म पे बात नहीं होगी। या सो हम एल्बर्ट कामू पे बात करने वाले हैं, ठीक है। एल्बर्ट कामू किस लिए फेमस थे? फेमस थे एब्सर्डिज्म के लिए। उनकी जो फिलॉसफी है, सबसे मेन फिलॉसफी है ये एब्सर्डिज्म। अब एब्सर्डिज्म है क्या? इंसान जो है ना, बचपन से ही जब जैसे ही होश संभालता है, ठीक है, उसको थोड़ा होश आता है, वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। ये क्वेश्चन तो सबके मन में आता ही आता है कि मैं कैसे आया यहाँ पे, या मैं क्यों हूँ, मैं, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं, किसी ऐसी जॉब में हैं जिसमें आप एक रूटीन में फंस गए हैं, मैकेनिकल काम हो चुका है, आपका मैकेनिकल रूटीन हो चुका है, और उस रूटीन के बीच में एकदम से ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और एकदम से हिट कर सकता है आपको, क्या पॉइंट है इन सब चीज़ों का, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। तो वही सवाल उठता रहता है, मीनिंग क्या है लाइफ का, पर्पस क्या है लाइफ का। हम यहाँ पे इतने बड़े क्या कह रहा हूँ, इतने छोटे से अर्थ पे, इतने मतलब अगर यूनिवर्स के सामने देखा जाए तो अर्थ का साइज क्या है, एक पैक ऑफ डस्ट भी नहीं है, और उसमें हम अकेले ही हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ये सवाल अपने आप ही आता है आसमान को देख के, इस यूनिवर्स को देख के, अपनी लाइफ को देख के, इतनी सफरिंग को देख के, कि लाइफ का मीनिंग क्या है। लेकिन एल्बर्ट कामू कहते हैं ये क्वेश्चन तो उठता है, तुम चिट्ठियां तो लिखते हो कि ये मीनिंग क्या है मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब है भी नहीं। ऊपर की तरफ यूनिवर्स जो है बेचारा, वो कोल्ड है, उसको मतलब नहीं है तुम्हारे सवालों से, वो चलता जाएगा, उसके कुछ अलग ही नियम कायदे कानून है। अब ये जो गैप है, ये डिस्पैरिटी है आपके सवाल पूछने में और उसकी चुप्पी में, इसको एल्बर्ट कामू कहते हैं एब्सर्ड। ये है ओवरऑल एब्सर्डिज्म एल्बर्ट कामू का। अब वो ये कहते हैं कि अगर लाइफ मीनिंगलेस लगती है शुरुआत में, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई पॉइंट नहीं है तो फिर मतलब क्या एग्जिस्ट करने का।
लेकिन एल्बर्ट कामू कहते हैं कि ये ना एक तरीके का समझ लो एस्केप है, आप भाग रहे हो, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, आप बस निकल लेना चाहते हो पतली गली से, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप सुसाइड नहीं करना चाहते और सुसाइड जो है वो एक तरीके का एस्केप है, तो क्या हम फिलोसफिकल सुसाइड कर सकते हैं? फिलोसफिकल सुसाइड मतलब किसी फिलोसफी के पीछे, किसी आइडियोलॉजी के पीछे, किसी फेथ के पीछे, किसी रिलीजन के पीछे हम छुप सकते हैं क्या? जैसे सोरेन किरकेगार्ड एक फिलोसफर थे, उनका एक आइडिया था लीप ऑफ फेथ का, कि फेथ रखो कि एक मीनिंग है, एक उम्मीद रखो दिल में जगा के कि मीनिंग तो है, एग्जिस्ट करता है। अब एल्बर्ट कामू कहते हैं कि सोरेन किरकेगार्ड जो कह रहे हैं ना, ये भी एक तरीके का समझ लो छुपना हुआ, आप ना बस छुपना चाहते हो ब्लाइंड फेथ के पीछे, किसी फेथ के पीछे, किसी रिलीजन के पीछे, आप क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको क्वेश्चन से डर लगता है कि लाइफ का मीनिंग है और मैं किसी आइडियोलॉजी के पीछे छुप जाऊंगा जाके। तो वो कहते हैं फिलोसफिकल सुसाइड भी आंसर नहीं है इस चीज का। उन्होंने क्या बोला कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस एब्सर्डिटी को, ये जो एब्सर्डिटी है, और इसको एक्सेप्ट करके ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये ऐसा ही रहने वाला है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन स्टिल यू हैव टू लिव। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, इनकी किताब है द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस जो है उसको ना श्राप मिला था भगवान द्वारा कि तेरे को एक हिल के ऊपर एक बड़े से पत्थर को ऊपर लेके जाना है। लेकिन होता यह था कि जब ये पत्थर ऊपर लेके जाता था ना, पत्थर नीचे आ जाता था, ठीक है। अब भग के आता था सिसिफस, फिर दोबारा पत्थर लेके जा रहा है, फिर वापस लुढ़क जाता था, और वो देख रहा है कि बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। एक वक्त ऐसा आता है, सिसिफस एक्सेप्ट कर लेता है कि यही मेरा फेट है, ऊपर ले जाना नीचे ले जाना इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये भी एब्सर्ड है, टोटली एब्सर्ड है। लेकिन वो इस एब्सर्डिटी को, अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। और एल्बर्ट कामू कहते भी है, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, कि जो इंसान इस एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेगा, वही रियल मायने में फ्री है और वही रियल मायने में हैप्पी है। तो अब जैसे कुछ लोग ये एल्बर्ट कामू जैसे बोलते थे, जो नाहिलिस्ट होते हैं, जो कहते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है, वो कहते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस हो सकती है, एल्बर्ट कामू कहते हैं, बट वर्थलेस नहीं हो सकती, यू हैव टू लिव। और आपका जीना, आपका एग्जिस्ट करना, आपका ये कहना है कि इस एब्सर्डिटी को मैं एक्सेप्ट करता हूं, यही अपने आप में एक रिवेलियन बन जाता है, रिवॉल्ट बन जाता है, आपकी एग्जिस्टेंस ही एक तरीके का रिवेलियन बन जाती है। और एल्बर्ट कामू कहते थे खुल के जीना है, मतलब ये नहीं कि कोई होप लेके बैठना है कि कल को कोई मीनिंग मिल जाएगा, इस इल्यूजन में नहीं रहना है, ये फिलोसफिकल सुसाइड हो जाएगा। आपको होप नहीं आना चाहिए, आपको बस तुरंत जो प्रेजेंट मोमेंट में आपको दिख रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है कि एब्सर्ड है, लाइफ में मीनिंग नहीं है, मुझे पता है, बट मैं स्टिल जीऊंगा, बस। तो कोई फ्रेमवर्क दिया उन्होंने, जैसे ना मैं जितनी फिलोसफीज पढ़ता हूँ ना, ठीक है, मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने खुद जब ये अल्बर्ट कामू की फिलोसफी पढ़ी, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ, ही इज सेइंग द करेक्ट थिंग, हमें ऐसे ही लाइफ को जीना चाहिए। लेकिन जब एक डिफिकल्ट पोजीशन में हम आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, देन ना वो फिलोसफी याद नहीं रहती। फिर लगता है कि जो करंट प्रॉब्लम लाइफ में अभी चल रही है, इसको जैसे तैसे डील करना ही करना है। अगर ये प्रॉब्लम को मैं डील नहीं करूंगा, फिक्स नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, तो आई कांट लिव, आई कांट स्टे हैप्पी। एग्जाम्पल हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस, कोई हेल्थ डिजीज आ सकता है, या फिर जैसे जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इतना ट्रेजिक इवेंट हो सकता है। सो क्या उन्होंने कुछ ऐसा फ्रेमवर्क दिया कि हाउ टू अप्लाई दिस फिलोसफी इन रियल लाइफ? लाइक क्या कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स थे एल्बर्ट कामू के, कि जब कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे डील या ओवरकम कैसे किया जाए? ओके, देखिए एक्सेप्टेंस तो आपको लानी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं आ सकता। अगर आपको पता चल चुका है कि भाई लाइफ में मीनिंग नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, एंड स्टिल आपको जीना पड़ेगा। अब मानता हूं कि जो आपने अभी वो सिचुएशन बताई, वो जो ट्रेजिक इवेंट हुआ, वैसी सिचुएशन में, या लाइफ में तो है ही सफरिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वही एक ट्रेजिक इवेंट था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफर कर रहे होंगे अभी, जो एग्जिस्ट नहीं करना चाहते होंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनकी लाइफ का पॉइंट क्या है, इस वाले जगह पे आकर मैं सफर कर रहा हूँ, अब मैं, मेरी सफरिंग का पॉइंट क्या, मतलब क्या है, मैं क्यों एग्जिस्ट करूँ।
मैं उनकी जगह पे नहीं आ सकता क्योंकि मैंने उनका सफरिंग नहीं देखी, पर मैं अपनी बात जरूर कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने ना हेल्थ देखा है बेसिकली। जो मेरी तबीयत खराब थी, आप जानते हैं, बहुत बुरी हालत थी। और वो हालत थी जब मैं उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से। मेरे घर वाले, और उसी समय मेरे पापा का ऑपरेशन हो रहा था हर्निया का। मेरे पास कोई था भी नहीं कि मैं किसी की मदद ले पाऊँ या फिर मुझे वो मिल पाए, सपोर्ट। और मेरी सबसे बुरी बात ये थी उस वक्त कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, उस वक्त एग्नोस्टिक था मैं। एंड मुझे ना गॉड मिल रहा है, ना मुझे कोई फ्रेंड मिल रहा है सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियली भी मैं सफ़र कर रहा हूँ। एंड देन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, आप जैसे अभी सागर भाई ने बोला कि कोई फिलॉसफी काम ही नहीं आती है। स्टिल सच्ची बताऊं, उस समय कोई फिलॉसफी काम नहीं आती है। मैं स्टोइसिज्म उठा लूं, चाहे मैं डायोजेनिस उठा लूं, चाहे एल्बर्ट कामू उठा लूं, चाहे उठा लूं, क्यों काम नहीं आता है? क्योंकि भाई वो सफरिंग अलग लेवल की होती है, और कोई भी किताब आपको उस समय दिलासा नहीं दे सकती कि सब ठीक हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, आपको अपनी सफरिंग खत्म करनी होती है। और उस समय डॉक्टर ही मुझे दिख रहा था बस, कि एक डॉक्टर ही अकेला फिलोसफर है जो मुझे ठीक कर सकता है। तो कोई फिलॉसफी काम नहीं आती। और उस वक्त में जो आपकी सफरिंग होती है ना, वो आपके, ये समझ लो कि ये जितने भी आप आर्ग्यूमेंट उठा के फेंकाओ कि लाइफ मीनिंगलेस नहीं है भाई, लाइफ जिया जा सकता है, इस लाइफ का पॉइंट है, लुक एट द ब्राइट साइड, ये सब कुछ कोई भी काम नहीं आता है। ट्रू। ठीक है। तो एल्बर्ट कामू ने, जैसे मैं एल्बर्ट कामू की बात बताऊं, उसका किताब है एक, जैसे अभी बता भी रहे थे पीके भाई की, नोबेल प्राइज हाँ, नोबेल प्राइज मिला था उनको लिटरेचर में, लिटरेचर पे। लिटरेचर में मिला था। वो मिला था उनकी किताब द स्ट्रेंजर के लिए। हालांकि द स्ट्रेंजर जो है उसमें एब्सर्डिज्म का उतना कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन म्योर सॉल्ट जो है उसमें एक करेक्टर है, म्योर सॉल्ट, उसकी मम्मी मर जाती है। ठीक है। और सीन में सबसे स्टार्टिंग में वो जाता है अपने गांव, गांव क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे उसकी मम्मी को रखा था, मम्मी को शायद वृद्धाश्रम में रखा था, वहाँ का कुछ होता है, ओल्ड हाउस क्या कहते हैं उसे। और वहाँ जाता है, और वहाँ पर जाते ही बैठते ही जहाँ पे उनकी मम्मी की वो है, लाइक लाश रखी हुई है, बैठा हुआ है, कॉफ़ी मांग रहा है, सिगरेट पी रहा है, और कंप्लेन कर रहा है कितनी गर्मी है बाहर, कितना सन कितना ब्राइट है। और फिर बाहर जाता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, जब उनकी फ्यूनरल हो रहा होता है तब भी ऐसे शिकायतें कर रहा होता है, यार सन ऐसा है, गर्मी ऐसी है, अंदर ही अंदर बस वही एक्सप्लेन कर रहा है कि नेचर क्या है, छोटी मोटी चीज़ें। मतलब वो फिजिकली जो फिजिकल जो क्या कहते हैं स्टिमुलाइज होती हैं, सेंसेशन होती हैं, बस उसी को फील करता था, इमोशनल फील नहीं करता था। ठीक है। अभी मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे, टेंशन मत लीजिए, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ ले जा रहा नहीं हूँ। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं। फिर क्या होता है, एक कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और कहानी में ये होता है कि मेयर सॉल जो होता है वो, उसके हाथ से एक मर्डर हो जाता है। एक बीच के ऊपर क्या होता है, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, पसीना इतना आ रखा होता है, और कुछ अरब्स होते हैं जिनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई होती है पहले, और उनसे इसको खतरा होता है कि मार मूर सकते हैं इसको। तो मेयर सॉल अपना गुजर रहा होता है बीच पे, और वो बैठा होता है छाया में एक अरब, और जैसे ही वो चाकू निकालता है, चाकू की एक रिफ्लेक्शन उसके आंख पे पड़ती है, वो अंधा हो जाता है थोड़ा सा। उसके हाथ में एक गन होता है, उसके दोस्त का दिया हुआ, जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। और गर्मी के कारण आंखों में पसीना आता है, रिफ्लेक्शन आती है, और गोली चल जाती है उससे। अब ये जो गोली चलना होता है, अब आप देखो क्या उसके हाथ में था ये सब कुछ, कितनी सारी चीजें थी जो उसके फैक्ट नहीं थी। हम लॉजिकल सोचते हैं कि भाई उसने तो जानबूझ के मारा होगा, ये मारा होगा, ये एब्सर्ड था। उसका वो मर्डर करना एब्सर्ड था। बाद में ट्रायल वगैरह चलता है, और ट्रायल में उसको इसके लिए पनिश नहीं किया जाता कि तूने भाई मर्डर क्यों किया इसका। गेस करो उसको क्यों उसका ट्रायल चलता है। उसका ट्रायल इसलिए चलता है क्योंकि वो अपनी माँ के फ्यूनरल में रोया नहीं था, उसने ग्रीफ शो नहीं किया था। लॉयर उठा के लाते हैं वहां के लोग, और उनको दिखाते हैं, देखो ये इंसान ऐसा दिखता है, इसके अंदर फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, ये तो उसी समय साबित हो गया था, और तभी इसने ऐसा कोल्ड मर्डर किया है। और साथ ही साथ माँ के फ्यूनरल के बाद ये तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था, कॉमेडी, फिर बीच पे गया था घूमने। अब म्योर सॉल जो है ना, उसको अब द स्ट्रेंजर क्यों नाम रखा, क्योंकि म्योर सॉल जो है सोसाइटी के लिए स्ट्रेंजर है। सोसाइटी की एक स्क्रिप्ट है जिसमें वो काम नहीं करता। सोसाइटी कहती है एक रिचुअल फॉलो करना है, अगर कोई मरता है तो रोना है, ग्रीफ शो करना है, लेकिन उसने नहीं किया। इसी कारण उसका ट्रायल चलता है। अब इसमें आप देखेंगे, वो मैं मानता हूं कि इसमें एब्सर्डिज्म उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन उसका जो मारना था, जो मर्डर करना था, उसके लिए उसको पनिश नहीं किया जा रहा था। उसके एक आउटसाइडर, एक स्ट्रेंजर होने के कारण, इमोशनली इनडिफरेंट होने के कारण उसको पनिश किया जा रहा था। अब जो हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ में ना हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देंगे,
हमें लगता है हम बहुत बड़े हो चुके हैं, रैशनल हो चुके हैं, लेकिन उस मर्डर का क्या एक्सप्लेनेशन था? बंदा बीच पे घूमने गया था, बंदे के हाथ में गन भी आई थी, तो गन उसने जानबूझ के नहीं ली थी, वो भी आई थी उसके दोस्त के कारण, गलती से, भाई दोस्त से छीनी थी इसलिए कि भाई मुझे दे दे, तेरे से चल जाएगी, और उसे अपने पास रख हम्म। ली थी। ये सब कुछ एब्सर्ड था। बिल्कुल। तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो बेतुकी है, एब्सर्ड हैं, और जिसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। हमारे पास क्या होता है फाइनल आंसर? मेरी सफरिंग का, मेरे बीमार होने का, उस लड़की के होने के साथ क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है फाइनली। निज्जा का कंसेप्ट यहाँ आ जाता है, अमोर फाती का। निज्जा कहते हैं जो किस्मत तुम्हें फेंक रही है ना, चाहे प्लस फेंक रही है, माइनस फेंक रही है, गुड बैड कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट कर लो उसे। एक्सेप्ट भी नहीं करना है, यहाँ पे एक कदम और आगे जाना है, यू हैव टू लव दैट। मैं मानता हूँ कि यहाँ हम्म। पे ना, अगर आप ट्रेजिक इवेंट के साथ उसको जोड़ोगे तो बहुत ब्रूटल हो जाएगा। अगर नीचे के लेंस से देखेंगे तो बिल्कुल। कोई भी लड़की ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि आई हैव टू लव दैट एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, मेरे फेट, मेरी किस्मत में जो था, लिखा था। बट नीचा कहता है, अमोर फाती, यू हैव टू लव दैट। और सबसे कमाल की बात, इतना प्यार करना है कि अगर तुमसे पूछा जाए क्या तुम इसको दोबारा जीना चाहोगे, अगर ये हो तो तुम्हारे मुंह से हाँ निकलना चाहिए। इतना प्यार होना चाहिए वाह। तुम्हारे अंदर। तो एल्बर्ट कामू तो सिर्फ एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, निज्जा कहता है यू हैव टू लव दैट फेट जो आपके साथ हम्म। हुआ है। तो रवि भाई, सो इस पे ना जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो क्या, एक पीओवी मैं देता हूँ, आप इस पे थोड़ा सा और मेरे को हेल्प करना, एक्सप्लेन करने के। ये तो गिवन है कि अगर आपका पेट भरा है ना, तभी आप फिलोसफी को एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। जैसे ही आपका पेट खाली होता है ना, और जो रियल लाइफ सफरिंग आती है, तो फिलोसफी सबसे पहले खिड़की खोल के भाग जाती है। ये तो फैक्ट है। उस टाइम पे सीरियसली नहीं समझ में आता है। अब जैसे कामो वर्सेस नित्शा का जो आपने बताया ना, कि लेट्स से कामल बोल रहा है कि ये लाइफ इज एब्सर्ड, लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट इट। मैं एक्सेप्ट तो मैंने कर लिया, ठीक है। और नीचा बोल रहे हैं कि आपको उसमें खुश भी रहना है। तो जो सिसिफस की जो ये स्टोरी थी कि वो रॉक को ऊपर लेके जाता है, फिर से वो नीचे आ जाता है, और वी नीड टू एज्यूम कि वो हैप्पी है। आई मीन, इस पे ये एजम्पशन हम लोग क्यों लेकर के आए? और कि मैं लिटरली, ये कितना वियर्ड कॉन्सेप्ट है, मैं अपनी पूरी लाइफ 60-70 साल एक भारी से पत्थर को ऊपर लेकर के जाऊंगा, और मुझे पता है कि वो नीचे आ जाएगा। इसका कोई एंड नहीं है। हाउ कैन आई इवन लव दैट वर्क? लाइक, ये रॉक तो एक सिंबल है, राइट? ये मोनोटोनस वर्क, जैसे कि अगर कोई एक बंदा सुबह उठता है, उसका काम है सिर्फ झाड़ू लगाना घर का, मतलब कि जैसे काम वाली बाइयां होती है, झाड़ू लगाएगा 2-4 घरों में, और फिर वापस घर पे आकर के सो जाओ। महीने के आखिरी में सैलरी मिलेगी, और ये काम आप कंसिस्टेंटली करोगे, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कि वो प्रोग्रेस करेंगी अपने लाइफ में। और अगर उससे ज्यादा और खराब हो जाता है, कुछ 1-2 घर से निकाल दिया जाता है उसको, उसको काम नहीं मिलता है, अब तो जीवन के भी उसके लाले पड़ गए। प्यार कैसे हो इस चीज से, इस मोनोटोनस मुंडेन रूटीन से कैसे प्यार हो? मुझे पर्सनली ये लगता है कि सिसिफस को, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसने उसी में मीनिंग खोज ली, कि भाई मैं इस रॉक को ऊपर लेके जाऊंगा, फिर ये नीचे आएगा, मैं फिर। तो कहीं ना कहीं आपको एक मीनिंग तो चाहिए होती है, चाहे आप उसी चीज को बना लो अपनी मीनिंग। तो क्या सिसिफस के साथ ये हुआ था कि मैंने अब इसको मीनिंग बना ली, मैं भाई लेके जाऊंगा, इस प्रोसेस को मैं एंजॉय करूंगा, और फिर ये नीचे आएगा तब मैं हंसूंगा, और फिर से इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा? तो मीनिंग तो उसने बना ही ली ना, तो यू क्रिएटेड अ मीनिंग। ना, ना, उसने वो मीनिंग नहीं बनाई। यहाँ एल्बर्ट कामू को लोग गलत समझ लेते हैं कि सिसिफस हम्म। जो है उसको मीनिंग मिल जाता है इस पत्थर को ऊपर नीचे करने में। नहीं, हम्म। उसको, वो एक्सेप्ट कर चुका था कि ये रिपीटेटिव काम तो होना ही है। उसका एक्सेप्ट करना इस एब्सर्डिटी को उसको फ्री कर देता है, उसको फ्री कर देता है, और तब वो हैप्पी है। वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं जो मोनोटोनस लाइफ में फंसे हुए हैं, उनको पता हम्म। ही नहीं है क्या हो रहा है। दे आर नॉट अवेयर कि भाई क्या हो रहा है इनके साथ। तब वो जाके हम्म। एक्सेप्ट करेंगे ना, जब उनको पता होगा कि ये एब्सर्ड एब्सर्ड है ये सब कुछ। तो सिसिफस जो है वो जान लेता है कि भाई ये तो होना ही है, मैं कितनी बार ऊपर लेके जाऊंगा नीचे होगा। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। जो एक्सेप्ट कर लेगा ना, एक बार उसके माइंडसेट से सोच, कोशिश तो करो एक बार जानने की कि वो सचमुच फ्री, फिर उसके उसको उसके अंदर से कोई लड़ाई नहीं होगी, वो फाइट नहीं कर रहा होगा मीनिंग के लिए, इन हम्म। सब का पॉइंट क्या है। ट्रू। उसके अंदर के सारे सवाल जवाब खत्म, वो शैकल्स जो थे खत्म हो गए, अब वो फ्री है। और जो फ्री बंदा होगा, वही हमारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स यही है कि हम फ्री हो जाएं। उसके बाद अगर वो फ्री है तो वो हैप्पी है। तो इस तरीके से एल्बर्ट कामू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान रखना। मीनिंग के पीछे हमें होप भी नहीं, मैंने बोला था कि होप भी नहीं रखनी, कोई मीनिंग है। इस होप में रहेंगे तो हम फ्री नहीं होंगे, क्योंकि हम और एक बहुत अच्छी लाइन भी है। आज ही पढ़ रहा था मैं किताब, कोई दूसरी किताब पढ़ रहा था, उसमें एल्बर्ट कामू का कोट किया था कि अगर तुम मीनिंग ऑफ लाइफ खोजते रहे ना, खोजते रहे, तो कभी जी नहीं पाओगे ढंग से।
ट्रू। हम्म एक ना मैंने कोई टेक्स्ट पढ़ा था एल्बर्ट कामू का, उसमें वो ये कह रहा था कि पता है हम डिसअपॉइंट क्यों होते हैं लाइफ से, क्योंकि हम शायद सबकॉन्शियसली ही सही ये मान के चलते हैं कि लाइफ तो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, लाइफ का तो कोई पर्पस है, कोई मीनिंग है। और जब हमें कुछ मीनिंग नहीं मिलता, जब पर्पस नहीं मिलता, देन वी गेट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम लाइफ। क्या यही लाइफ थी क्या? पर आपने इन द फर्स्ट प्लेस वो फॉल्स बिलीफ या फॉल्स नोशन क्रिएट किया अपने हेड में कि लाइफ तो ब्यूटीफुल होती है। जैसे नाइलिज्म या फिर एंटी नेटलिज्म किस फिलोसफी से आ रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा फिर नहीं से है। वर्ड आ गया। हाँ हाँ थोड़ा ठीक सा है। कीवर्ड इज बैंड, कनेक्ट करना पड़ेगा। कीवर्ड इज बैंड। लेकिन ये है ना भाई कि जैसे कि मैं सिर्फ इस नोशन पे चल रहा हूँ कि ना मेरी लाइफ में ना सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। मैं वो नोशन क्यों बिल्ड कर रहा हूँ? किसने बोला मुझे? लाइफ इज एब्सर्ड, लाइफ इज रैंडम, लाइफ में कोई इनहेरेंट पर्पस या मीनिंग नहीं है। जब मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा ना हार्टेडली, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स लाइफ थोड़ी कम हो जाएंगी। तब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ, प्रॉब्लम्स भी लाइफ का पार्ट है। लाइक हाँ ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजिक मोमेंट्स भी आते हैं ना लाइफ में, वो भी एक पार्ट है लाइफ का। बिकॉज दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड। क्रूअल भी क्या, लाइक क्रूअल भी पता क्या होता है? अपने जैसे मैं कोई स्टोरी पढ़ रहा था हेल की, जैसे एक पर्सन को हेल में डाल दिया जाता है, तो 20 साल तक ना उस हेल में जलता रहता है। और उस 20 साल के हेल के अंदर ना वो फिर उसी को हैबिचुअल बना लेता है, उसी पेन को, उसी सफरिंग को। और फिर उससे एक पर्सन पूछता है कि तेरा पेन तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, तू कैसे टॉलरेट कर रहा है? तो वो कह रहा है मुझे हैबिट पड़ चुकी है इस चीज की, मैं इससे हैबिचुअल हो चुका हूं, मुझे वो पेन पेन लग ही नहीं रहा। तो जैसे हम हमेशा ना एक रिलेटिव होता है ये, एक तरफ हमें दिखता है कि हाँ हैप्पीनेस है, एक तरफ है पेन है। और एक और चीज से वो कोट करते थे अल्बर्ट कामू चीज को कि व्हेन वी कंबाइन स्टोरी प्लस पेन, तो वो पेन और ब्रूटल हो जाता है। बिकॉज हमें जैसे मेरे स्टोरी में साथ, मीनिंग ढूंढना होता है फिर कि स्टोरी का बिल्कुल मतलब क्या है। बिल्कुल, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना रवि भाई, ये स्टोरी प्लस पेन, ये जो इनकी फिलोसफी थी। हाँ इसको करता हूँ, लेकिन अभी मैंने ये जो आप बता रहे थे कि हम्म मैंने लास्ट पॉइंट ये छोड़ा था कि मीनिंग ऑफ लाइफ अगर ढूंढते रहे तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। ये एलन वाट्स भी ऐसा कुछ बोलते थे, उनसे जब कोई पूछता था, एलन वाट्स आप जानते होंगे, हाँ जी। हम्म कि द मीनिंग ऑफ लाइफ इज जस्ट टू बी अलाइव। उनसे जब हम्म कोई पूछता वही आंसर देते थे कि तुम बोट पे निकले हो, ठीक है, ये मत पूछो ये लकड़ी कहाँ से आई, इसको किसने बनाया इस बोट को, ठीक है, इसको साइंटिफिक एंगल से मत देखना कि हम यूनिवर्स के क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दें, उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, पर ज्यादा क्वेश्चन में मत उलझो, जस्ट सीनरी एंजॉय करो और निकलो यहाँ से, हम्म ठीक है। क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना तो क्वेश्चन पूछने पूछने में इतने उथल पुथल में रहोगे, इतने परेशान रहोगे और वो पेन आ जाएगा बीच में। क्योंकि आपको अपनी स्टोरी का एक मकसद चाहिए होगा, मतलब सॉरी मकसद क्या कर रहा हूँ, मीनिंग चाहिए होगा कि मेरी स्टोरी का कोई मतलब भी है कि नहीं। यही तो कह रहा हूँ कि इंसान की एक ये जो डिजायर है ना, इन्हें डिजायर कि भाई मुझे चाहिए एक मतलब इस स्टोरी का, मेरी कहानी जो है, मैं बचपन से ऐसे बड़ा पला बड़ा, मैंने इतना सफर किया, ठीक है, मैं इतने दिन बीमार रहा, मैंने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा, बहुत कुछ होता है लोगों की लाइफ में यार। किसी पापा को कैंसर चल रहा है, किसी मम्मी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के मतलब आप बता नहीं सकते, गिनती नहीं है कितनी प्रॉब्लम है। तो इंसान आखिर में जाके ये पूछता है क्या इन सब का कोई मीनिंग भी है, कोई मेरे आंसू देख भी रहा है, या फिर बस मैं यूं ही सफर करूंगा और निकल जाऊंगा पतंगों की तरह। और उसको क्या चाहिए होता है, उसका दिमाग चाहता है कि एक मिल जाए बस मुझे एक मीनिंग। और मीनिंग उसको कौन देता है? रिलीजन। अभी अभी के टाइम में तो रिलीजन ही देता है। इवन मैं भी कह रहा था कि मैं सफर जब कर रहा था तो भाई मैंने भी हाथ जोड़ लिए थे कि प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो। कहीं मैं ज्यादा ही एग्नोस्टिक और एथिस्ट बन रहा था। मेरे अंदर जैसे जो बंदा, मतलब मैं इतना लॉजिकल और लेके बात चलता था, जो इतने रैशनल बातें करता था, वो भी टूट गया उस सफरिंग में। तो मैं इस वाली छोटी सी प्रॉब्लम में, छोटी तो नहीं बोलूंगा बट इसमें ही अगर मैं टूट गया तो लोग तो इससे भी खतरनाक लेवल पे गुजरते हैं। जब हम्म उनका पेन होता है ना, वही है ना, हम कहते हैं नहीं क्या, कौन सा गाना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो वाला सीन है। हम्म तो हर किसी का गम अलग है और हर किसी की टॉलरेंस अलग है। कौन पता नहीं कहाँ टूट जाए, और जहां वो टूट जाता है हम्म ना, वहां उसको चाहिए कहानी, मेरी कहानी का क्या मतलब है। हम्म। अब पता है रवि भाई, ये ना जो पेन वाला जो है ना, ये बहुत रिलेटिव होता है। लेट्स से अगर हम्म, मैं एक एक घर के ही अंदर हूँ, ठीक है, मेरा पेन ये है कि लेट्स से मेरे पास अपनी ईएमआई फिल करने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं है।
अब मैं दे बैंक वाले दूंगा, डंडा कर रहे हैं, राइट? मैं दे। हाँ, सो वो तो मतलब कि आई होप कि सबको ऐसे दोस्त मिल जाए, राइट? सो बट हाँ, कि अगर ये मेरा पर्सनल पेन है, अब मेरे को लग रहा है इससे ज्यादा पेन तो हो ही नहीं सकता है। मेरे को तो भैया लाइफ से एग्जिट करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है। हम ऐसे ही रैंडमली जस्ट आ गई है ये ह्यूमन स्पीसीज, एक किसी घूमते हुए एक बॉल के अंदर, वन ऑफ द स्पीसीज है, तो कोई मीनिंग तो है नहीं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वॉट। अब मैं फिर देखता हूँ, लेट्स से कि मैं सागर के पास आता हूँ, सागर की कोई क्लोज फैमिली मेंबर वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको लगेगा भाई इससे मेरा पेन बहुत ज्यादा है, ठीक है? आपके पास आएंगे, आपकी लाइफ में कुछ और चैलेंजेस होंगे, अब आपको लगेगा कुछ। अब हम तीनों के सामने एक वो न्यूज आती है जो सागर ने इनिशियली बताई, अब हम तीनों को लग रहा होगा कि भाई इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो पेन बड़ा रिलेटिव है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई एक बंदा अगर ये डिसाइड करता है ए लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, और ये जो मेरे साथ जो इवेंट हुआ ये बहुत ज्यादा ट्रेजिक है, तो ऐसी मीनिंगलेस लाइफ में, क्योंकि मैं अपने चॉइस से तो आया भी नहीं था, ये तो रैंडमली हो गया, नेचर ने मतलब ये कर दिया, स्पीसीज इवॉल्व हो गई, नाउ वी रिप्रोड्यूस, और फिर कोई ना कोई आ ही जाता है। तो मैं इस पे फिर क्यों ना हूं? तो ऐसे एक्सक्यूज, लाइक एक्सक्यूज नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि ऐसे अपने पेन को लेकर के कोई बंदा एग्जिट क्लॉज एक्टिवेट कर देता है, कई कंट्रीज में यूथनेशिया लीगल है। तो क्या ये फिर गलत है, सही है? इसको आप किस एंगल से देखते हो? मैं पर्सनली बोलूंगा कि मुझे लगता है कि यूथनेशिया एक्टिव, लाइक मतलब एक्टिव मतलब कि इन द सेंस कि यार मेरे को कोई डिप्रेशन हो रहा है, मैं एग्जिट ले लेता हूँ। पैसिव आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, मैं पिछले 6 महीने से अगर मैं कोमा में हूँ, अब मेरे फैमिली के पास पैसे भी नहीं है वो पे करने के लिए हॉस्पिटल के, माइट एज वेल जस्ट, ठीक है, तो मैं वहां पे फिर भी हूँ। एक्टिव में मुझे लगता है कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सब्जेक्टिव ओपिनियन से अपने पेन को काफी हाई लेवल पे रखा और मैंने बोला मुझे एग्जिट होना है, तो मेरे आगे 100 बंदे और होंगे जिनके पेन का एम्प्लीफिकेशन या ग्रेविटी मेरे से 100 टाइम्स ज्यादा होगा, तो बोलेंगे मुझे भी एग्जिट होना है। ऐसे तो भाई लाइफ इज सफरिंग, सभी लोग एग्जिट कर जाएंगे फिर तो इसमें आप कैसे देखते हो इस चीज को? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है जब भी यूथनेशिया का डिबेट होता है कि राइट किसके पास है हमारी ज़िंदगी का, चाबी किसके पास है? हमारे पास, हमारे घर वालों के पास, सोसाइटी के पास, टीचर के पास मेरे, या फिर स्टेट के पास? किसके पास है? मेरे पास है क्या? अगर एक, अगर आप, मैं थोड़ा वैसे अलग तरीके से बताता हूँ इसको। अब जैसे एक इंसान है, वो कैंसर से जूझ रहा है और लास्ट स्टेज कैंसर है उसका, ठीक है? और वो जानता है कि मैं तड़प रहा हूँ और मेरे घर वाले भी तड़प रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज़ फाइनेंशियल बिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मैं उन पे एक बर्डन ही हूँ, ठीक है? यहाँ पे पेन की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि वो उसके कारण कितने लोग और सफ़र कर रहे हैं। तो वो इंसान अगर यूथेनेशिया लेना चाहता है कि मैं लास्ट स्टेज पे हूँ, अब होप बहुत कम है, मतलब 1% भी चांसेस, मतलब 1% से भी कम चांसेस है कि मैं बचूंगा, ठीक है? और मैं और फाइनेंशियल बिल नहीं लोड करना चाहता, तो मैं ये पर्सनली डिसाइड कर सकता हूँ, राइट मेरे पास है कि हाँ भाई मेरे घर वाले सफ़र कर रहे हैं, आप मुझे जाने दीजिए, ठीक है यहाँ पे। या फिर इसमें आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं जो यहाँ पे लाइफ, यहाँ तक फिलोसफी नहीं ला रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पे फिलोसफी नहीं आ रही कि वो इंसान लगता है लाइफ मीनिंगलेस है, नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स घुसेड़ी है अभी फिलहाल। हम्म। एक केस हो सकता है जिसके अंदर जैसे कोई बीमारी तो हो गई, मान लीजिए कोई अब कोमा की तो आपने बात करी थी, कोमा में तो हाँ कोमा की बात ले आते हैं। अब एक इंसान कोमा में पड़ा हुआ है, अब कोमा वाला बंदा तो बताएगा नहीं मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, बिल्कुल। अब किसके पास राइट है? अब वो बंदा तो चुप है, अभी तक तो उस वाले केस में तो उसके पास राइट था, बूढ़े आदमी के पास जिसको कैंसर था। अब हम्म। किसके पास चलेगी पावर? उसके फैमिली। केयर टेकर के पास या उसके डॉक्टर फैमिली के के पास? पास। हाँ मतलब केयर टेकर हो गए, डॉक्टर हो गए, इनके पास ही, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा जानता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम्म। लेकिन अगर मान लो, चलो ठीक है मान लेते हैं कि अगर वो जो माँ बाप हैं वो थोड़े से बुरे हैं, बुरे मतलब इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि अब ये होप नहीं है, मतलब ये जगेगा नहीं, ठीक है? और वो डिसाइड करते हैं कि चलो इसको यूथनेसिया दे देते हैं। अभी वो केस हुआ भी तो था हरीश राणा का शायद। हाँ हाँ, पैसे वो तो 25 साल हो गए थे यार, 25 साल हाँ, वो शायद हो गए बहुत थे। टाइम से कोमा में था और हाँ फाइनली वो डिसाइड देखो, हुआ कि वी तो विल वो गिव माँ हिम बाप अलग समथिंग। थे, उनको एक होप थी, उनको भले ही ऐसा बच्चा चाहिए था। आजकल तो कहते हैं ना, वो काफका वाली बात कह देते हैं कि साले तुम यूजलेस हो गए तो तुम्हें हम्म। फेंक देंगे, कॉकरोच की तरह मार देंगे। हाँ, अच्छा, अब एक हाँ, हाँ, अलग, हाँ, वो हाँ। एक्सेप्शनल केस है कि आपका हम्म। बेटा पढ़ा भी हुआ है एंड स्टिल भाई सलाम है, ऐसे माँ बाप को सलाम है, हम्म। अनकंडीशनल लव होता है भाई ठीक है। हम्म। लेकिन इस वाले केस में जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें अगर मान लो माँ बाप डिसाइड करते हैं
कि भाई इस बच्चे को आप उड़ा देते हैं, मतलब उड़ा के कह रहा हूँ, सॉरी, कि आप इसको फ्री कर देते हैं, ठीक है, उड़ा मतलब एक तरीके से हेवन की तरफ उड़ा देते हैं, ठीक है, सॉरी। हाँ, let's- तो क्या उनके पास राइट था? क्योंकि वो दुनिया में लेके आए थे, क्या उनके पास राइट आ जाता है? क्या स्टेट के पास राइट नहीं था? स्टेट भी तो आपको ग्रो करता है, बड़ा करता है एक लेवल पे। ट्रू। केयर टेकर तो वो भी है, पुलिस से आपको सिक्योरिटी वो देता है आपको, नहीं तो कोई भी लूट के चला जाएगा। तभी तो स्टेट की परमिशन चाहिए होती है कई बार, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उसमें उस थ्योरी में माना जाता है कि हाँ भाई स्टेट के पास भी पावर होती है। तो क्या यहाँ पे इसको मर्डर कहोगे या फिर ये कहोगे कि भाई इन दोनों के पास पावर थी? ठीक है, अब ये जो केस है जिसकी आप बात कर रहे थे, इस केस में हम थर्ड लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ पे पावर माँ बाप के पास भी नहीं है, बच्चे के पास, हाँ चलो बच्चे के पास तो है, लेकिन पूछा किसे जा रहा है? स्टेट से पूछा जा रहा है कि भाई मेरे को लाइफ मीनिंगलेस लग रही है, मैं बहुत सफर कर चुकी हूँ, अब मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। और वो 22 साल की है। बट क्या यहाँ पे एज एक लेवल पे आ जाता है कि भाई क्या कुछ ऐसे एज हो सकते हैं जहाँ पे एक इंसान नहीं जानता कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो इतना मैच्योर है भी कि नहीं? कौन सी एज फाइनल करोगे कि भाई यूथनेसिया के लिए ये वाली एज फाइनल है, ये वाली एज है? क्योंकि मैं तो 50 साल के उल्लू बेवकूफ वहां भी दिखा दूंगा आपको। ट्रू। तो एक तो एज यहाँ पे फैक्टर आ जाता है, दूसरा उसको कोई ऐसी इलनेस थी, भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत बिल्कुल इलनेस थी, अगर आप ये कहते हैं भाई वो तो पास्ट में हुआ था गैंग रेप, नहीं भाई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है। वो ट्रॉमा जो होता है उसके साथ जीना आसान नहीं होता। जो रेप होता है वो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करता है, सबसे खतरनाक। ये ब्रूजेस वगैरह तो खत्म हो जाते हैं, हील हो जाते हैं शायद, ये वाले ब्रूजेस हील नहीं होते कभी भी। साइकोलॉजिकल, बिल्कुल। साइकोलॉजिकली इंसान टूट जाता है। कभी आप रेप वगैरह के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है उनको देखिए, उनके विक्टिम से बात, वो बहुत सारी हैं विक्टिम से हम्म बात की हुई उन्होंने। और हम्म ये फील करना कि मेरे को कोई भी टॉय बना के कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कोई कर सकता है इस दुनिया के अंदर, हैवानियत ऐसी हो सकती है, उसका विश्वास उड़ जाता है इस दुनिया से, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो क्या उस इंसान को ये पावर दे देनी चाहिए कि आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है? डिबेट है ये सारी, यहाँ पे कोई हाँ या ना वाले आंसर नहीं है, ध्यान रखना। यूथनेशिया ऐसा नहीं कह सकते आप कि हाँ आपके पास पावर है या फिर उसके पास पावर है, क्योंकि ऐसे तो वो आपने बताया जैसे कि एक चेन स्टार्ट हो सकती है, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। भाई मेरी बिल्कुल। सफरिंग हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, हर बिल्कुल। डिप्रेशन में तो हर इंसान को वर्थलेस फील होता है। डिप्रेशन में तो बिल्कुल। सबको लगता है कि भाई मैं नहीं जीना चाहता, वो तो चला जाएगा। अगर आपने ये और बोल भाई दिया कि पावर गर्लफ्रेंड को, से ब्रेकअप हो गया, आप ये सोचो, हाँ गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, लोग नसें काट लेते हैं हाथ की। मैं 12th में अगर कोई बच्चा फेल हो जा रहा है, 10th में फेल हो जा रहा है, उससे डांट पड़ेगी, वो सोच करके सुसाइड कर लेते हैं कई बच्चे। तो उस सेंस में तो यार ये तो बहुत बहुत हाँ मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। या बिल्कुल, आप ये कर ही नहीं सकते कि आपने ये दे दिया, लॉ निकाल दिया कि भाई आपके आपके पास पावर है पूरी, नहीं दे सकते। आपके माँ बाप को भी नहीं हम्म दे सकते, क्या पता आपके माँ बाप, भाई भाई जरूरी नहीं है भाई, आज का टाइम आपको नहीं पता, आपके माँ बाप रास्ते से कलयुग किसको है। हटाना चाहेंगे? ठीक है, हम्म केयर टेकर बन के किसको हटाना चाहेंगे? फिर क्या होना चाहिए? स्टेट के पास शायद, आप स्टेट के, हाँ फाइनल तो स्टेट के पास ही होता है क्योंकि वो लॉ वगैरह बनाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये पावर ना किसी एक के पास कंसंट्रेटेड रूप में नहीं होनी चाहिए, ये बटी हुई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर यूथेनेसिया का सीन अगर होना चाहिए तो जरूरी नहीं कि भाई मैं ही जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने क्या फिलॉसफी पढ़ ली है। हो सकता है कोई नेगेटिव फिलॉसफी पढ़ ली हो किसी ने, आप जानते बिल्कुल ही कैसे बिल्कुल। कैसे फिलिप मैनलेंडर्स की हम बात भी कर रहे थे, जिसको वर्थलेस लगती हाँ, है लाइफ, वो पढ़ ले बच्चा या बच्ची जो भी है, वी डोंट नो ना। तो क्योंकि आप किसी एक के पास यूथेनेसिया की पावर नहीं दे सकते, दूसरा केयर टेकर को भी नहीं दे सकते, फिर ऑप्शन क्या है? क्या यूथेनेसिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हम नेचर पे छोड़ दें कि नेचर ने हमें, अगर नेचर हमें लेके आई है ऑब्वियसली, तो उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो हमें कोई डिजीज दे के मार दे, या हमें फेट पे छोड़ देना हम्म चाहिए? जो फेट है वो फेट है, यू हैव टू सफर। हम्म जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और तुम्हें जीना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्या नेचर पे सब और कुछ छोड़ दें या यूथेनेसिया जैसी चीज हाँ, एग्जिस्ट करनी चाहिए? और इस पता पे पता पॉइंट है, क्या है अगर इसमें? स्टेट पे भी छोड़े ना, सॉरी सागर, बस एक छोटा सा पॉइंट, इस पे अगर स्टेट पे भी छोड़े तो वो तो कल की डेट में ये बोल सकता है कि भाई बिलो पॉवर्टी लाइन में इतने लोग हैं, बहुत, वो तो जानवरों से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, तो भाई इनको यूथनाइज कर दो, बिलो पॉवर्टी लाइन में अब कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता है फिर। हाँ तो आई गरीबी गेस खत्म हो गई, यूनिवर्स हाँ। पे छोड़ना, राइट, गरीबी ही खत्म हो गई, अब कोई नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन में। आई गेस यूनिवर्स पे ही छोड़ना, नेचर पे या फेट पे छोड़ना बेटर होगा, क्योंकि डायनासोर ऐसे स्पीसीज को यूनिवर्स ने यूथनाइज कर दिया एक एक मीटेओराइट के बाद, ठीक है, एक इम्पैक्ट हुआ और खत्म पूरी स्पीसीज। तो आई गेस वो ही बेटर रहेगा फिर। लेकिन मतलब लेकिन यहाँ पे डायनासोर से कंपेयर करना अच्छा नहीं रहेगा पीके भाई, क्योंकि हमारी जो स्पीसीज है ना, हमारे साथ ब्लंडर तो किया एवोल्यूशन है, यू नो दैट, हमारी कॉन्शियसनेस,
हम अपनी हम्म सफरिंग को बहुत एनालाइज करते हैं, इतना कोई नहीं करता। हम्म एक कुत्ते को नहीं पता वो ट्रू मरने वाला है, एक कुत्ते को नहीं पता कि हम्म टाइम बीत रहा है और मेरी डेथ आएगी। हम जानते हैं हमारी डेथ के बारे में, हम जानते हैं हमारी सफरिंग के बारे में, तो हमारी कॉन्शियसनेस ने हमें बना दिया इस तरीके से। ये वो याद होगा ना, कौन सी यार वो है सीरीज, ट्रू डिटेक्टिव है शायद, ट्रू सीजन हाँ डिटेक्टिव, वन। हाँ ट्रू हाँ। डिटेक्टिव उसमें बोलता तो है वो, जो उसमें मेन कैरेक्टर है हाँ प्रोटैगनिस्ट, कि द भाई द बिगेस्ट हाँ मिसस्टेप वाज ह्यूमन हाँ हाँ, कॉन्शियसनेस। या वो बोलता है हम बहुत एनालाइज करते हैं, और उसके कारण क्या हाँ, होता है, हमारी सफरिंग एम्पलीफाई हो जाती है। ट्रू मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ट्रू। हूँ सफरिंग ही उस मामले में है कि भाई इसका कुत्ते की कम होगी, हमें ज्यादा सफरिंग होगी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट हम बहुत ज्यादा प्रेजेंट क्या करूँ, फ्यूचर की भी सफरिंग को लेके बैठे रहते हैं। अभी आपको ईएमआई की प्रॉब्लम होती रहेगी, वो भी तो एक सफरिंग है, साइकोलॉजिकल सफरिंग। आपके पास के ट्रॉमास, वो भी तो सफरिंग है, क्योंकि हम तीनों टाइम में जीते हैं। तीनों टाइम के प्रेजेंट में तो हम जी नहीं पाते उतना, हमें हाँ पास्ट और प्रेजेंट में तो फ्यूचर को जीते हैंडल ही करना नहीं। पड़ता है। तो हमें तीनों टाइम की सफरिंग को एक साथ देखना पड़ता है, और हम सफर करते हैं। मतलब मेरे को या इस पे पता है क्या लगता है, एक होता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उस पे मैं बाद में आता हूँ। एक होता है कि जैसे वो पेन प्लस स्टोरी की मैं बात कर रहा था ना, किसी का ब्रेकअप हुआ। अब दो पर्सन के लाइक दो लोगों के ब्रेकअप होते हैं, और दोनों लोगों के ना डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच रहेंगे कि मैं उससे ओवरकम कैसे करूंगा। एक पर्सन ये सोच रहा है कि ना लाइफ में ना प्यार बहुत जरूरी है, प्यार बहुत जरूरी है, और जो मेरी लाइफ में पार्टनर आई थी, इससे बेटर मुझे कोई मिल नहीं सकती, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप इज पेनफुल, लेकिन उसके साथ साथ ना उसने एक स्टोरी को कंबाइन कर दिया। स्टोरी ये कि लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। वो जो मेरी पार्टनर थी वो मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल थी, उससे बेटर मुझे कोई मिल ही नहीं सकती। तो दैट स्टोरी मेड हर या हिज पेन लाइक इवन वर्स। और दूसरी साइड एक ऐसा पर्सन है, उसका भी ब्रेकअप हुआ, लेकिन ही थिंक्स कि ठीक है, अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है तो कुछ रीजन से ही हुआ होगा, मेरे लिए वो पार्टनर सही नहीं रही होगी, लव इतना जरूरी भी नहीं है। सो जस्ट बाय चेंजिंग हिज स्टोरी, उसने उसे उस पेन को टॉलरेट करने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए हेल्प किया। सो सी हाउ स्टोरी जो अपने माइंड में हम बिल्ड करते हैं, हाउ दैट कैन हेल्प यू ओवरकम योर पेन। अब ये हो गई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन लेकिन सागर जहाँ भाई, पे यहाँ पे मैं एक हेल्थ चीज आ ऐड जाती करना है ना। चाहूंगा, ये स्टोरी उसके हाँ, कंट्रोल में नहीं थी। वो क्या स्टोरी बनाता है वो उसके हाथ में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड। नहीं, वो स्टेट ऑफ नहीं, मैं माइंड भी इस उसके पे हाथ में नहीं है, उसके नहीं, हाथ मैं में ये नहीं है बिलीव वो। करता हूँ कि आप अपने अभी स्टेट ऑफ माइंड को पावरफुल बना सकते हो थ्रू लर्निंग डिफरेंट फिलोसफीज। मतलब आपका माइंडसेट ना, वो आपके हाथ में है। वैसे हाथ में भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपका चाइल्डहुड, आपकी हाँ, मैं पेरेंटिंग, वही कह रहा हूँ, मैं इतना थोड़ा कुछ सा ना डिपेंड रेडिकल करता है। डिटर्मिनिस्टिक उस वाले उसमें जा रहा हूँ जोन में, हम्म लेकिन रॉबर्ट सेपोल्स्की को आप जानते हो? हम्म। हाँ, एक किताब थी उनकी डिटरमाइंड नाम से। तो उन्होंने बोला था कि तुम ये कैसे पता कर सकते हो, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये यार मैंने एक वीडियो शूट करी थी अभी रिसेंटली, उसी पे की है, उसी बुक पे, तो वो तो बाद में आएगी वीडियो। बट उसमें एक सीन है, सीन क्या कह रहा हूँ, एक मैंने बात बताई है कि मान लो एक इंसान है, वो ट्रैफिक लाइट पे ना किसी इंसान से लड़ रहा है, चिल्ला रहा है उसके ऊपर, साले मार दूंगा तुझे, तूने कैसे भिड़ा दी गाड़ी। और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये क्यों चिल्ला रहा है? बताओ क्यों चिल्ला हम्म। रहा है? बताओ तो, क्यों चिल्ला रहा है? अरे क्यों चिल्ला चिल्ला रहा है रहा क्यों? हूँ? हाँ, अरे क्योंकि दिल्ली उसका वाले, मूड खराब है। अरे उसका मूड दिल्ली खराब है, वाले ऑब्वियस सी बात है। बेवकूफ होते हैं। हाँ, नहीं फर्स्ट मूड सीजन में खराब है, मेरे ठीक है। माइंड में ये आता है। हाँ हाँ, चलो घर ठीक है। घर से पत्नी से लड़ाई करके आया था हाँ वो। चलो, कुछ बात नहीं, मूड खराब तो हुआ है ना, हम उसकी स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। मूड खराब है भाई, मूड क्यों खराब है? क्योंकि भाई उसका जो ऑफिस में ना बहुत सारा काम है और वो लेट हो गया है, ठीक है। हम्म ऑफिस में भाई जो काम है, अब जो, हाँ, उसका कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑफिस में भाई इतना ज्यादा काम है, उसको हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा भाई? पीके भाई तो कर पा रहे हैं, पीके भाई तो चिल बैठे हैं, पर उससे क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि उसके अंदर जो मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी भाई, ऐसी क्या पता उसके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे ट्रू हैं, ट्रू। हो सकता है उसका चाइल्डहुड ऐसा रहा हो, ठीक है। वो एंग्जियस बिल्कुल। होता तो हो जाए जल्दी, ठीक है। आपने बहुत सारी थ्योरी सुनी होगी जहाँ पे अगर एक माँ बच्चे को ढंग से हग ना करे तो बच्चे के अंदर हम्म कोर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है, उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग हो हम्म। सकता है। वो उसके कंट्रोल में हम्म था, तो एक चेन चल गई ना पूरी, एक बिल्कुल चेन चली आई है, और आप कभी भी पॉइंट नहीं कर सकते किसी भी मोमेंट पे कि आप ये कहेंगे कि भाई इसमें इसकी गलती है, या फिर ये से कंट्रोल में है, या ये फ्री है डिसीजन लेने के लिए। तो स्टेट ऑफ जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसकी आप बात कर रहे हैं कि वो चेंज कर सकता है अपना पर्सपेक्टिव, ये स्टोरी बना सकता है उस पेन को टॉलरेट करने के लिए, वो उसके उतने कंट्रोल में नहीं जितना हमें लगता है। हम्म। वो ना डिपेंड करता है, पता है, ऑन सेवरल फैक्टर्स, कि सोसाइटी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है।
जैसे मैं नॉर्वे और फिनलैंड की ये प्रिजन केस स्टडी पढ़ रहा था कि वो कैसे प्रिजन में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे डील करते हैं। उनको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, लैविश बेड होगा, अच्छा खाना होगा, मतलब उनका जो प्रिजन होता कौन है कौन सी कंट्री की बात कर रहे हो? फिनलैंड, फिनलैंड का मैं वहीं जाऊंगा अब। हाँ ठीक जो है। प्रिजन अरे का आपको कोई क्राइम क्यों कर रहा है? जो फिनलैंड का प्रिजन रूम होता है ना, उसके ऐसे फोटोज वगैरह देखना, मतलब वो एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि ना हम वो ना ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि एक क्रिमिनल क्रिमिनल क्यों बना होगा, क्योंकि उसका चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा रहा होगा। लाइक जो भी क्रिमिनल्स होते हैं ना, जो भी रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, उनके कभी चाइल्डहुड को हम ट्रेस करेंगे ना, वी विल फाइंड सम ट्रॉमा। और पर ये भी है कि चाइल्डहुड में भी अगर कुछ ना हुआ हो ना, कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। मैं तो एक केस पढ़ रहा था कि लाइक बाय बर्थ ही ना कभी कभी एम्पथेटिक ट्रेट्स लैकिंग होते हैं एक पर्सन के अंदर, उसके अंदर एम्पथी है ही नहीं, बाय बर्थ जेनेटिकल फैक्टर है ये। अब उस पर्सन के अंदर एम्पथी ही नहीं है, तो वो फिर दुनिया भर के ऐसे काम करेगा जो हम सोच के अमेज हो जाते हैं कि यार ये बस ऐसा क्रूअल एक्ट कोई कैसे कमिट कर सकता है। बट या हमेशा तुम उसको ट्रेस कर सकते हो थ्रू हिज चाइल्डहुड, पेरेंटिंग, सोसाइटी में जैसे वो ग्रो अप हुआ। अब जेनेटिक्स। मैं इतना प्रिविलेज रहा हूँ कि मुझे अच्छी पेरेंटिंग मिली, मुझे अच्छा ज्ञान मिला। अब उसके बेस पे मैं कहूँ कि ये सब मेरे ही हाथ में है, तो वो फिर अगेन वही होगा कि इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम। एक ना हमने पॉडकास्ट किया था संजय रजौरा जी के साथ भी, सो हमने वही क्वेश्चन उठाया कि हम रिलीजन बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि बजरंग दल वगैरह ये सब ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। सो ही आप ऑल्सो खिलाफ हो? सेड द सेम थिंग। आप खिलाफ हो? मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स मुझे दिखते हैं, लेट्स से कि मैं एक हेलो बजरंग दल। सॉरी सॉरी, बोलो। मतलब कुछ कुछ तो ऐसे केस रहते हैं रवि भाई कि हमें लगता है यार ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। मतलब जब भी हमें कोई क्रूअल एक्ट दिखता है, कोई एब्सर्ड बिहेवियर दिखता है, हमेशा हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स ये रहता है कि यार ये बंदा कितना बेकार है। हम कभी भी उसके बिहाइंड नहीं जाते कि उसका ये बिहेवियर बिल्ड कैसे हुआ। तो या यही पॉइंट है कि वी नेवर नो कि वो कहाँ तक ट्रेस होता है। अगर हम करने बैठेंगे तो वी विल फाइंड सम रीजन, और उसके बाद तभी वो फिनलैंड का प्रिजन सिस्टम ऐसा है, दे वांट टू अरे फिक्स दैट पर्सन। हाँ, इवन रॉबर्ट सपोल्स्की ने अपनी किताब को ऐसे ही एंड किया है कि इंस्टेड ऑफ जजिंग देम, हमें उनके, ये नहीं कह रहे कि वो क्रिमिनल को छोड़ दो, नहीं वो नहीं कह रहे। हमें बस जैसे जो हम क्या करते हैं, हम जो पनिशमेंट देते हैं ना, उसको पनिशमेंट के रूप में नहीं देखना है कि हम इसको पनिश करना चाहते हैं, तूने ऐसा कर दिया। हमें पहले समझना है कि ये इसके साथ इसने जो किया है इसकी पूरी गलती नहीं है, ये पूरा ब्लेम तो हम इस पे नहीं डाल सकते क्योंकि कुछ चीजें थी इसके आउट ऑफ वो थी, कंट्रोल में नहीं थी। तो हमारा नजरिया हमें बदलना है खाली, और जब हम नजरिया बदलेंगे ना, तो उनको जो ट्रीट करेंगे, जैसे फिनलैंड का एग्जांपल आप दे रहे हैं, वो बदल जाएगा। फिर हम उनको उस तरीके से देखेंगे, ह्यूमन के रूप में देखेंगे, जो आ गए जिनके हाथ में नहीं था, उनके पास वो वाली फ्री विल नहीं थी। हम बस बोलते रहते हैं फ्री विल फ्री विल, बिल्कुल। नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सपोल्स्की फ्री विल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वो मानते हैं कि सब, अब एक आपको केस बताता हूँ उसका ही, इनकी किताब बिहेव में भी एक केस था बहुत। उसके अंदर क्या होता है, एक इंसान जो होता है वो आपकी उम्र का ही, पीके भाई की उम्र का, उठता है और एक बिल्डिंग की छत पे जाता है, आई डोंट नो मॉल था या बिल्डिंग थी, क्योंकि बहुत समय पहले पढ़ा था, और ऊपर से गोलियां चलाने लग जाता है लोगों पे, धमाधम गोलियां, और सबको मार देता है, बहुत से लोगों को मार देता है, ठीक है, और उसके बाद खुद भी मर जाता है। वो एक सुसाइड नोट छोड़ के मरा था, और उसमें उसमें लिखा था कि यार मैं बहुत चिड़चिड़ा महसूस करता हूँ, मेरे यहाँ सर में बहुत दर्द होता है और मेरा किसी को मारने का मन करता है, ठीक है। उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, और उसके बाद उसके उस नोट को सीरियसली लिया गया, एंड देन देखा गया कि उसके अमिगडाला के आसपास, अमिगडाला जानते हो जहाँ पे अपना एग्रेशन, एग्रेशन क्या कह रहा हूँ, हाँ, फियर एग्रेशन वो होता है, और वो क्या कहते हैं उसे यार, मेरी वर्ड भी छोड़ रहा हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं, जहाँ फियर, हाँ, प्रोसेस होता है, सॉरी। तो वहां पे ट्यूमर था एक, हाँ ये वो पढ़ा था ट्यूमर मैंने। पुश करता था उसके अमिगडाला पे, और उसके कारण उसने वो एक्ट किया। अब बोलो कि किसकी गलती है, कहाँ किस पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपोगे? वो वही। ट्यूमर उसके कंट्रोल में नहीं था, वो उसका एमिगडाला ऐसे एक्टिवेट होना उसके हाथ में नहीं था, उसकी बॉडी ने उससे कुछ करवाया, तो पूरे कंट्रोल में नहीं था अपने बॉडी के, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के। सो यहाँ पे ना बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, किसको, किसके हाथ में दोगे पावर भाई, पता है मतलब रवि किसको भाई, रिस्पॉन्सिबल मानोगे? हाँ, पता है रवि भाई, ये होता ऐसे है ना कि जब हम तीनों से कोई क्लोज एसोसिएटेड जो बंदा हो, जो रिलेटिव हो या फिर कोई फैमिली मेंबर हो, उनके साथ अगर ये चीज नहीं होगी ना, तो हम लोग तीनों बिल्कुल इस पे सोच सकते हैं नहीं ये उसके दिमाग का कुछ ये था, या
कुछ हाँ कंडीशनिंग ऐसी थी, बचपन में उसका कुछ ट्रॉमा था, तो बहुत इजी होता है हम लोग के लिए बोलना। लेकिन तभी हम तीनों में से किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसी कोई केस हो जाता है, भाई आई वुड वांट लाइक कि स्टेट उसके खिलाफ एक्शन ले, उसको लाइक जो भी लॉज हैं उसके खिलाफ वो करे। उस समय मैं मेरी मेंटल स्टेट वो नहीं रहेगी कि मैं सोचूंगा यार वो धारावी में था, उसको अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली थी, उसको एजुकेशन नहीं मिली थी, इसलिए उसने आया और हाफ मर्डर उसने कर दिया मेरे किसी क्लोज फैमिली मेंबर का। भाई सॉरी, मेरे को हाँ चाहिए भाई वो जो भी था, है ना? तो इसलिए इस पे भी एक वो नुआंस आता है कि हाँ, हम लोग अभी ये डिस्कस बिल्कुल कर सकते हैं कि हाँ नहीं हमें सोचना चाहिए, मतलब आई वुड नॉट वांट कि ऐसा कोई क्रिमिनल जिसने मेरे क्लोज मेंबर के साथ कुछ ऐसा किया हो, वो नॉर्वे की जेल जैसा उसको कोई ट्रीटमेंट मिले। उसको तिहाड़ जेल में ही रखना चाहिए भाई, कायदे से जो देसी ट्रीटमेंट होता है ना वैसे ही होना चाहिए उसके साथ। किया या है उसने ये। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, तभी तो कह रहा हूँ डिटरमाइंड जो किताब थी ये हम्म। बहुत कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल की बात नहीं हो रही, अभी जो विक्टिम बता रहे थे सागर भाई लेकिन सबसे स्टार्टिंग की थी, आप सोच के लेकिन देखो। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन पूछूं मैं इससे, जैसे कि जो हाँ पीके हाँ बात कर रहा है, जब कोई हम देखते हैं एक ऐसे पर्सन को जो एक मेंटल डिसऑर्डर फेस कर रहा है, ठीक है, वो मेंटल है, वो को अगर कोई क्राइम कमिट करता है ना, तो हम भी कहेंगे कि हाँ इसको ना एक मेंटल हॉस्पिटल में डालो। क्यों? क्योंकि हमने उसके डिजीज को ना आइडेंटिफाई कर रखा है, हमें पता है कि हाँ ये मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है, कोई रेपिस्ट है, वो भी अगर कोई ऐसा क्राइम कमिट कर रहा है ना, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज मेंटल स्टेट। इट कुड बी, बट मैं सिर्फ एक्शन पे फोकस करूंगा हाँ उस टाइम पे। आई एम प्रीटी मतलब श्योर, लाइक कसाब का एग्जांपल लेते हैं ना, वो भी तो कितनी उम्र थी उसकी जब उसने टेररिस्ट अटैक किया ही था। वाज आई हेविली एम प्रीटी ब्रेन श्योर वॉश्ड। बचपन से, एग्जैक्टली बचपन से उसकी कंडीशनिंग क्या हो रही थी। अब उस समय पे मैं क्या ये बोलूंगा कि उसकी हाँ कंडीशनिंग ये थी, उसको गलत हिदायत दी गई थी या जो भी उनका कचड़ा भरा था उसके दिमाग में, मैं बोलूंगा भाई उसको जल्द से जल्द फांसी करो। इतनी लेट फांसी क्यों हुई, मैं तो हाँ। शायद इस पे भी क्वेश्चन कर रहा था उस टाइम। हम्म। नहीं नहीं, मैंने अभी जो बात बोली थी कि ऐसा हाँ नहीं है जी। कि ट्रीटमेंट हमें बदल देना है, हमें नजरिया बदलना है खाली। मैं ये नहीं हम्म। कह रहा हूँ कि ट्रीटमेंट मत दो, फांसी मत चढ़ाओ, मारो मत। मेरा ये रॉबर्ट हम्म। सपोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल ये था जब हम्म। मैंने पढ़ी कि आपको ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हम्म। अभी जॉन सर्ल नाम है उनका, यार मैं उनके फिलोसफर का नाम भूल रहा हूँ, उनके बहुत अच्छी बात थी कि भले ही कल को ये प्रूव हो जाए कि फ्री विल नहीं है, सोसाइटी को ये इस तरीके से एक्ट करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है, आपको करना पड़ेगा, हम्म। वरना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब हो जाएगी, सारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन इसी थ्योरी पे बेस्ड है कि भाई हमारे पास फ्री विल है, दैट्स व्हाई हमारे पास जस्टिस सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, हम्म। अदरवाइज ये इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर हाँ जाएंगे। सही बात है, एक्चुअली तो सही बात स्टिल है। कल को अगर साइंस ये हेडलाइन डाल देता है न्यूज़पेपर में आपके कि फ्री विल डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूव हो चुका है, कंप्लीटली नोबेल प्राइज मिल गया उस बंदे को, मान लो एक बार, ठीक है, हम्म। स्टिल वी हैव टू एक्ट लाइक कि भाई फ्री विल एग्जिस्ट करती है। सोसाइटी और फंक्शन नहीं करेगी ना। हाँ, सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती, तो हमें कसाब को फांसी पे चढ़ाना पड़ेगा, जिस बंदे ने जो गलत काम किया उसकी गाली तो दे नहीं सकता, उसको गोली मारना पड़ेगा, करना पड़ेगा हाँ, बस ट्रीटमेंट। हाँ तो जैसे ना ये वापस थोड़ा सा एक कामों के अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो जैसे कि एक और फिलोसोफर था जो उनके ऑपोजिट बोलता था, उनका क्या नाम था, वो सार्त्रे विक्टर या फ्रैंकल। जॉन, नहीं नहीं, जॉन पॉल करके एक थे। फ्रैंकल कहाँ से उन्होंने आ उन गए? हाँ, वो नहीं, मैं ना उनकी फिलोसफी पढ़ रहा था, विक्टर फ्रैंकल की। जैसे एल्बर्ट कामू सेज ना कि लाइफ इज एब्सर्ड, इसी फैक्ट को ऐसे एक्सेप्ट करो। विक्टर फ्रैंकल की जब मैंने बुक पढ़ी थी, मीनिंग ऑफ लाइफ, ही बेसिकली एडवाइस यू नीड टू क्रिएट अ मीनिंग, है ना? तो इनकी हम्म, फिलोसफीज में एक कॉन्ट्रास्ट है, हाँ, तो मैं वैसे कह तो रहा था। वो विक्टर का तो पता नहीं, मैंने ये ना जीन पॉल का मैंने वो देखा था, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला कि वी नीड टू क्रिएट अ मीनिंग, वी डोंट नीड टू डिस्कवर इट। ओके, मीनिंग नहीं हो सकती, आई कैन एग्री, लेकिन वी नीड टू क्रिएट अ मीनिंग। और आई गेस शायद मैं इसके तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड होऊंगा, मैं कामों तक के रुकूंगा नहीं। ओके, लाइफ इज नो मीनिंग, लाइफ इज एब्सर्ड, टोटली एग्री, लेट्स क्रिएट इट। क्योंकि जब मैं क्रिएट करता हूँ ना, जैसे मैंने बोला ना वो पत्थर चढ़ाने वाला और फिर सिसिफस वाला, तो शायद अगर वो मैं मीनिंग क्रिएट कर लूँ ना, तो शायद मैं ज्यादा बेटर एंजॉय कर पाऊंगा। अदरवाइज तो लिटरली लाइफ बहुत ही डल और बोरिंग टाइप की लगेगी फिर। जॉन पॉल सार्त्रे ने भी बोला था ये कि एक कोट दिया था उन्होंने, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, आपने सुना होगा कि ह्यूमन जो होता है ना, हम बड़े स्पेशल हैं, हम एग्जिस्ट पहले करते हैं, उसके बाद अपनी एसेंस क्रिएट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट हम्म। करते हैं अपने एक्शंस के जरिए, और उससे अपने एक्शंस के जरिए अपनी मीनिंग बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुर्सी है, कुर्सी जैसी चीज का पता है हमें क्या क्या उसका फिक्स्ड है आइडेंटिटी, कि उस पर बैठने का ही काम होगा, अनलेस आप कुछ और करना चाहो उस पर लेकिन उसका काम पता है। ठीक है,
उसका काम हमें पता है, लेकिन इंसान की कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं है। वो कर सकता है, वो जी सकता है अपने हिसाब से जैसे उसको जीना है, और उसके जरिए अपनी मीनिंग क्रिएट कर सकता है। मतलब उसके पास कैनवास पड़ा है खाली, जो पेंटिंग कर, जो पेंटिंग बनानी है बना पेंटिंग, तेरे पास है सारे कलर, और जो पेंटिंग बने उसको कह दे ये मेरी लाइफ का मीनिंग है, खत्म कहानी, सिंपल है। लेकिन कुछ लोग डिनाई करते हैं इस चीज को कि भाई हमारी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी जो है वो फिक्स्ड है। कुछ लोग मान लेते हैं, जैसे कि मैं एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं आपने लंच बॉक्स मूवी देखी है इरफान हाँ खान मैंने की? काफी पहले देखी थी, हाँ 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 हाँ, हाँ, काफी पहले उसमें देखी थी। साजन करेक्टर होता है जो अपना, वो मुंबई की सड़कों कह रहा हूँ, मुंबई में रहता है और उसकी बीवी मर चुकी होती है, जॉब करता है सरकारी, रिटायर होने वाला होता है, बूढ़ा हो रहा होता है, एंड ट्रेन से सफर करता है, और ईला नाम की लड़की के साथ मतलब उसके लेटर्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो जो साजन होता है ना, वो बैड फेथ में जी रहा होता है। ये सार्त्रे ने दिया था कंसेप्ट। जो लोग अपने फ्रीडम को ना डिनाई करते हैं कि मेरी आइडेंटिटी तो फिक्स है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो फ्री नहीं हूँ भाई, ठीक है, मैं ट्रांसेंड नहीं कर सकता इस चीज को, जो मेरा मैं बन गया हूँ मैं हूँ। तो वो बैड फेथ में जी रहा था, इनऑथेंटिक लाइफ जी रहा था, खुद से झूठ बोल रहा था। बैड फेथ मतलब लाई, झूठ को झूठ बोलना कि मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, और वो मीनिंग नहीं, मतलब मीनिंग क्रिएट नहीं करना चाहता था कुछ और। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैड फेथ में जीते हैं। हो सकता है सागर भाई जी रहे हो, सागर भाई को लगता है कि मैं इस कैंडिड एक्सचेंज वाले पॉडकास्ट से कभी निकल नहीं सकता, हो सकता है यही मेरी लाइफ है, यही मेरा फेट है। एक वेटर का एग्जांपल देते हैं, सार्त्रे जो है बहुत पॉपुलर, उन्होंने वेटर का एग्जांपल दिया था। एक वेटर बोलता है यार यही मेरी किस्मत है शायद, कि मैं सर्व करने के लिए बना हूं, मैं हमेशा सर्व करता रहूंगा, और मैं मतलब वो वेटर की उस क्या कहते हैं कैरेक्टर में ही जी रहा होता है, बैड फेथ में जी रहा होता है। लेकिन असल में दूर से देखा जाए तो उसके पास फ्रीडम है, वो छोड़ सकता है, फ्रीडम को कोई डिनाई नहीं कर रहा। तो छोड़ के सफर करता है वो अलग बात है। तू छोड़ के पिटता है किसी से, किसी से तूने कर्ज ले रखा है, तेरा बैंक कुछ उठा ले, तेरा कुछ नहीं पता, लेकिन तेरे पास फ्रीडम तो है। तो अपनी फ्रीडम को डिनाई मत कर, तू बैड फेथ में मत जी। सो आई गेस मेरे को भी ना पर्सनली वही लगता है, जैसे मैं और सागर ना काफी इस पे काफी देर तक के डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक हर ऑल्टरनेट डेज पे डिस्कस करते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो हिट होती है आपको एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर के, राइट? और जब वो होती है ना, तो हम लोग को यही लगता है, इसके पहले ना जब तक कि ये हिट नहीं किया था, तो पहले हमें हर चीज में मीनिंग दिखती थी। मैं अगर कोई म्यूजिक भी सुन रहा हूँ तो उसमें मेरे को मीनिंग मिल जाता था। एक एक घंटे का ट्रेवल होता था ऑफिस पहुंचने के लिए, तो मैं एक घंटे पूरा म्यूजिक सुनते हुए जा रहा हूँ, अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। आज की डेट में वही एक घंटे का सफर है, और जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी मीनिंग इन दिस म्यूजिक एज अ एंटिटी, तो अब मेरे को वो बड़ा एक घंटा ना, मैं यही दिमाग में कुछ ना कुछ ओवर थिंक करते हुए मैं निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वापस कुछ क्रिएट कर लूं जो कि मेरा पैशन हो, ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज पे जाकर के आप क्रिएट करते रहो। अगर पॉडकास्टिंग मेरा पैशन है और अगर मैं उस पे मीनिंग क्रिएट कर लेता हूँ, तो आई गेस जो बची कुची जो 30-40 साल रहेंगे वो शायद मेरे बेटर निकलेंगे, रादर देन सेइंग क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, और मैं अब और कोई मीनिंग क्रिएट भी नहीं करनी चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट कामो सेड। लेकिन तो मुझे लगता है सात्रे ने जो बोला था ना, वो शायद ज्यादा हेल्पफुल होगा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, उनकी जो फिलोसफी थी, रादर देन जस्ट सेइंग कि यार अब एक्सेप्ट कर लो और जीते रहो। अभी विक्टर फ्रेंकल पर्सनल की बात पर्सनल करी। ओपिनियन, हाँ हाँ, हाँ। हाँ। सागर भाई ने विक्टर फ्रेंकल की बात करी थी, तो उन्होंने लोगों को हील करना ही, जो उस कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में सफर कर रहे थे, जिन्होंने वो ट्रॉमा देखा हम्म था, पीटीएसडी बैठ गया था जिनको, उनको हील करना अपना मीनिंग समझा लाइफ का। वो किताब लिखे, उन्होंने किताब जो लिखी उसके जरिए, अपने वर्क के जरिए उन्होंने ना हम्म अपनी लाइफ में मीनिंग ऐड किया। उन्होंने बताया भी था उस किताब में, मुझे डिटेलिंग बोल रहा हूँ, पर उसमें वर्क के जरिए, हॉबी के जरिए, और किसी खास इंसान के जरिए। एक इंसान वहां पे होता है जो अपनी बीवी की यादों के कारण, या अपनी बीवी को याद करते करते ही मीनिंग हाँ ढूंढ हाँ लेता हाँ है, हाँ हाँ, बिल्कुल प्यार में ही बिल्कुल। मीनिंग ढूंढ लेता है। तो लाइफ में मीनिंग वो ढूंढने वाला बस ढूंढ लेता है। अगर विक्टर फ्रेंकल की बात की जाए तो एल्बर्ट कामू शायद डिसएग्री करेंगे, वो अलग बात है कि ये सब चीजें हम्म बस एक तरीके की, ये एक तरीके का एस्केप है, रिजेक्शन है, फेस नहीं कर रहे तुम प्रॉब्लम को। और अभी आपने जो बात बोली थी कि मैं काम करता हूँ, कुछ क्रिएटिव करता हूँ, तो मुझे वहां मीनिंग मिल जाता है। जॉर्डन पीटरसन भी यही बोलते हैं, आप जानते होगे उनका, हाँ जी। है ना? तो वो बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म उठा लेगा ना कहीं पे किसी भी चीज की, मैं अपने फैमिली की हम्म उठा सकता हूँ, अपने घर वालों की सेवा करने की उठा सकता हूँ, सोसाइटी की उठा सकता हूँ, प्लेनेट की उठा सकता हूँ, इट डजंट मैटर। बट हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे तुम लोगे ना, तुम अपने आप ही एक पाथ पे चल पड़ोगे। उस रास्ते के अंदर हम्म तुम ऐसा खुद को हीरो देखोगे, क्योंकि तुम क्रिएट कर रहे हो, कुछ कुछ बिल्ड कर रहे हो, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तुम, मतलब कुछ बचा प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, इट डजंट मैटर, वो अलग बात है रोल का, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है। और उस पाथ पे चलते चलते ही ना तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हें मीनिंग मिल चुका ऑलरेडी। हाँ, मतलब एक मिशन खोज लो अपना।
वो मिशन हाँ आपको जैसे ही मिल जाएगा तो फिर आप उसी के पीछे लगे रहोगे, और फिर 60-70 साल में आके चलो टाटा जी। एक एक चीज मैं और हम्म। ऐड कर दूं, सॉरी मैं बहुत बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, नहीं, बोलो बोलो, आप ही को तो बोलना है इसमें। आपका ही पॉडकास्ट है ये। और क्या। तो आजकल के बच्चे आपने देखे होंगे जो 17, 18, 19, 20 साल के, जो नाइलिज्म घूम मतलब बकते रहते हैं, फिलिप मेलिंडर की हम्म। बात करेंगे या फिर एन की बात करेंगे, ठीक है। एंटीनेटलिज्म। हाँ, आपको बोलना नहीं था वैसे, पर ठीक है। इन सब की कोई नहीं, बात बोल करते लो। हैं जिनको लाइफ मीनिंगलेस लगती है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि उनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम नहीं है, ये ना लैक ऑफ प्रॉब्लम के कारण उनकी लाइफ में ना ये उन फिलॉसफी की तरफ जाते हैं। जब प्रॉब्लम आपके पास आती है ना, आप क्या करते हो हम्म। पता है? आप उसको सॉल्व करने बैठ जाते हो। सॉल्वेबल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, इमीडिएट सॉल्वेबल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जो आपके आपको हम्म। पता है कि मैं कर लूंगा। फॉर एग्जांपल आज मेरा प्रॉब्लम ये था कि भाई मेरे को वीडियो बनानी है, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा, कर लूंगा। मुझे आज पॉडकास्ट करना है इनके साथ, मैं कर लूंगा, ठीक है। आज मुझे पापा को अपॉइंट डॉक्टर के पास ले जाना है, अपॉइंटमेंट है, सॉल्व कर लूंगा, टाइम निकाल लूंगा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, पर लाइफ में अगर जिनके प्रॉब्लम ना हो, 16-17 साल की एज में देखो अब क्या प्रॉब्लम होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो बंदा क्या सोचेगा, उसकी उसका माइंडसेट हम्म। कैसा होगा? उस वाले नजर से देखो तो वो क्या करता है, उसको लगता है कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी। वो एस्केप है एक तरीके का उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का। हम्म। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मान लेना सारे हाँ। नाइलिज्म के बॉयज। कि सभी को लग रहा है कि ये समटाइम उनका एस्केप बन जाता है। मेरा एक मेंबर था, चैनल का मेंबर, उसका नाम ही नाइलिज्म था, उसने रख रखा था। तो जब भी हम कुछ बात करते थे कहता शादी क्यों करनी है, कोई पॉइंट नहीं है, किसी भी चीज पे बस कोई हम्म। मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। फिर मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि वो 17-18 साल का बच्चा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता किसी भी चीज की, क्योंकि उसको डर लगता है। उसको डर लगता है अगर मैं हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा पेन होगा, क्योंकि ना ये सार्थक भी बोलते थे, मैं ये पॉइंट अच्छा आया कि हम अपनी फ्रीडम डिनाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एंग्जाइटी होगी, क्योंकि फ्रीडम को एक्सेप्ट करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको, जो भी होगा। हम्म। आपको आपके मुंह पे जो हिट करेगा, या फिर आपको कुछ मतलब अच्छा भी हो कोई बात नहीं, बुरा हो कुछ, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम्म। बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस चीज की, और आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। और वो चीज ना घबरा मतलब उससे घबराहट होती है, लोगों को एंग्जाइटी होती है। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं इस पिंजरे में रह लूंगा। तो बैड फेथ बेसिकली ऐसा है, एक पिंजरा है जिसमें आपने खुद को बंद कर लिया है, और आपने खुद ही ताला लगा लिया अंदर से, और चाबी फेंक के उधर कह रहे हो ओह चाबी कहाँ गई मुझे नहीं पता, मैं तो बंद हो गया। हाँ। एक मेरे नहीं को पता पता, क्या आई लगता गेस है ये। इस पे रीजन हाँ। क्या है, कि क्यों इतना ज्यादा ये सब नाहिलिज्म वगैरह और ये पेसिमिज्म भी बढ़ रहा है आजकल के टाइम पे। क्योंकि इतना ज्यादा हम एक्सपोज हो चुके हैं ना विद सच सॉर्ट ऑफ कंटेंट। मैं अपने जब स्कूल के टाइम की बात याद करता हूँ ना, तो हम नहीं सोच रहे थे ये सब। हमारा एक डिफिकल्ट एग्जाम होता था, हम सोचते थे पढ़ना कैसे है, पढ़ के क्लियर करना है। उसके बाद क्या है, 12th के बाद हाँ एक कोर्स अप्लाई करना है, कुछ बीटेक करना है, बीकॉम करना है, कुछ भी करना है, फिर जॉब क्रैक करनी है। हमारे पास ये सब अवेलेबल नहीं था। अभी ये एक्सपोज हो रहे हैं विद सच, मैं तो उसको डेंजरस कंटेंट बोलूंगा इस यंग एज के अंदर। आप सिर्फ वही कंटेंट डेली बैठ के देख रहे हो, और क्योंकि अपना एल्गोरिदम भी ऐसे वर्क करता है, आपको वही चीज ना डेली दिखाता रहेगा। आपने एक बार सेंट्री डेविल का वीडियो देख लिया ना एंटी नेटलिज्म के ऊपर, अब आपको ऐसे ही सिमिलर क्रिएटर्स के वो दिखाता रहेगा। लाइफ इज अब्सर्ड, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, नाइलिज्म फिलोसफीज के अंदर घुस जाएंगे। वहां उनको बस यही लगने लगेगा यार क्या पॉइंट है जीने का, ये सब। इतनी यंग एज में जब एक्सपोज हो रहे हो विद दीज सॉर्ट ऑफ वीडियोज एंड कंटेंट, मुझे लगता है आपको ना अपना कंटेंट शिफ्ट करने की जरूरत है। हटाओ अब इन सब फिलोसफीज को। और ये आप कर सकते हो खुद ही, जैसे आपका माइंड इन्फ्लुएंस हुआ ना इन फिलोसफीज से, कुछ ऑप्टिमिज्म फिलोसफीज से, आपका माइंड दोबारा चेंज भी होगा। ये आपके हाथ में है, एक्चुअल में है। तो जो भी जैसे इस वीडियो को देख रहा है, एक हफ्ता शिफ्ट मार लो अपने कंटेंट से। अपनी या तो हिस्ट्री डिलीट करो या एक न्यू अकाउंट बना लो, उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ कंटेंट प्ले करो जो आपको बात कर रहा है मोटिवेशन की। लेट्स से संदीप महेश्वरी की कोई वीडियो उठा लो, मैंने अपने यंग ईयर्स में बहुत सुना संदीप महेश्वरी को। या फिर एक, रवि भाई हंसे क्यों, नहीं आप ये बता। पता नहीं मुझे भी नहीं पता। मैंने एब्सर्ड है ये भी। मैंने एब्सर्ड है। बहुत सुना है संदीप हाँ महेश्वरी को इन माय अर्ली, लाइक मैं जब 18-20 साल का था। एक, मैंने भी। पता नहीं बहुत फेमस उनका एक वीडियो था, ब्लैक एंड व्हाइट, पता नहीं कौन सा, बड़ा वायरल हुआ था उस टाइम पे, जहाँ पे वो किसी स्विमर की बात कर रहे थे। तो जब आप ऐसी स्टोरी सुनते हो ना, स्टीफन हॉकिंग को कभी सुन लोगे ना, उनकी मोटिवेशनल टॉक सुन लोगे ना अबाउट लाइफ, तो तुम्हारे अंदर कुछ तो मोटिवेशन आएगी कि हाँ मैं शायद ना बेफालतू में ही इतना डिप्रेस हुए जा रहा हूँ, मैं इस लाइफ को विन कर सकता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उससे डील कर सकता हूँ। मैं तभी हेल्थ इश्यूज को तभी थोड़ा साइड रखता हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा कंसर्न है
जब कुछ हेल्थ कंसर्न आता है ना, जैसे रवि भाई आपके साथ आया, फिर ये सब हम्म, फिलोसफीज नहीं आती है माइंड में, हम्म, वो मोटिवेशन टॉक्स नहीं काम करती हैं। लेकिन जो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे मैंने ब्रेकअप वगैरह की बात करी, जॉब नहीं लग रहा है, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दिस यू कैन चेंज, कर सकते हो। इसमें आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए, और इनमें आपको ऑप्टिमिज्म डेफिनेटली हेल्प करेगा। मोटिवेशन टॉक्स सुनो, भले ही वो टेम्पररी थोड़ा रिलीफ दे देती हैं, लेकिन दे विल हेल्प यू ओवरकम सम चैलेंजेस इन लाइफ, सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो कुछ ना कुछ तो हम्म। हेल्प कर सकता है भाई ये सब। ये स्टेट ऑफ माइंड को हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग व्हाट कंटेंट वी वॉच ऑनलाइन। लेकिन सागर भाई एक आइडिया ना पैरासाइट की तरह होता है, आपके दिमाग में जगह बना लेता है ना, तो वो फैलता ही चला जाता है। फिर वो पता क्या नहीं करता है, लेकिन, वो हाँ, वो आइडिया क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है और कहता है ये जो आइडिया है, जो भी वो आइडिया उसके दिमाग में है, वैसा ही आइडिया वो बाहर ढूंढता है रियलिटी के अंदर, और उसी की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। बाकी आइडियाज उसको बेकार लगते हैं। आप, पता नहीं यार, जैसे एंटीनेटलिस्ट की बात हम कर रहे हैं, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ उन लोगों का, हम्म कि उनको ये लगता है यही सच, यही है सच, इसके अलावा और कोई फिलॉसफी हम्म सब बेकार है, हम्म, चाहे वो कितनी ऑप्टिमिस्टिक हो, इट डजंट मैटर। क्योंकि वो आइडिया ना उनके उनके दिमाग में पैरासाइट बन के बैठ गया है, मीम बन के बैठ गया है। अब वो नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस जनरेशन के पास वोकेबलरी आ गई है, इस इन्फॉर्मेशन एज के अंदर ना, हमारे हमारे माँ बाप के पास नहीं थी। अगर उनको ओवर थिंकिंग भी हम्म होती थी, वो नहीं जानते थे ओवर थिंकिंग क्या होता है। नाउ मैं ये सोच भी लूँ कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे उससे एंग्जाइटी होने लग जाती है कि यार ओवर थिंकिंग कैसे बंद करूँ। क्योंकि मेरे पास हर एक चीज का वर्ड है, मैं जो भी इमोशन फील कर रहा हूँ मुझे पता है कि ये क्या है। इतने हम हो चुके हैं, एंग्जाइटी क्या है, सिम्टम्स हम तुरंत गूगल कर सकते हैं कि भाई ये सिम्टम है, मुझे क्या हो रहा है। तरह तरह की फिलोसफी में पता चल चुकी है। किसको पता था एंटीनेटलिज्म जैसी कोई चीज होती है, या नाइलिज्म जैसी कोई चीज होती है? मुझे तो नहीं पता था। 19 साल की उम्र तक मैं जब पढ़ रहा था, 12th 11th में था, मुझे नहीं पता भाई था हमें किसी को नहीं पता था उस टाइम पे। कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। हम मैं तो भाई, हम तो बोलो। स्कूल के बाथरूम में बम फोड़ रहे थे उस समय। हाँ यार, मुझे तो पता ही नहीं क्या था वही, ये सब। और मैं तभी बोल रहा हूँ कि जिस टाइप का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड शेप करता है, आपका माइंडसेट शेप करता है। विलिंगली ही ना एक बार ऐसे ट्राई करो कि मैं नहीं देखूंगा आप ये फिलोसफीज। और मैं तो बार बार इनको यही नहीं, बोलता हूँ कि इसके अब आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स सब तुम लर्न कर चुके हो। अब इस पे तुम बार बार देख के क्या करोगे? तो कुछ डिफरेंट ही उठा लो। और जब डिफरेंट उठाओगे ना, आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी टू लिव योर लाइफ, या कुछ फाइंड सम पॉजिटिव्स इन लाइफ। पता है इस पे मेरा कैसा टेक है वे सागर, मतलब कि मैं, मतलब कि ऑडियंस को किस तरीके से बोलूंगा कि यार इट्स ओके, ठीक है, आप कुछ यूट्यूब में देख रहे थे और टकरा गए कुछ ऐसी फिलोसफी से और आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी है फिलोसफी जानने में, ठीक है, आप आपने कंज्यूम कर लिया इंटरनेट लिस्ट एज अ फिलोसफी, ठीक है, प्लीज। लेकिन उसके बाद ना, जब आपने वो देख लिया, आपकी लेट्स से एक ओपिनियन भी बन गया कि हाँ नहीं ये अच्छी फिलोसफी है, प्लीज इमीडिएटली एक नेक्स्ट कंटेंट आप ये भी देखना कि प्रोक्रिएशन के बारे में, फिर आप वो वाली वही चीज मैं को भी कह एक रहा हूँ। कंज्यूम कर लेना। अगर आप कामों के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो फिर सार्त्रे का भी ओपिनियन देख लेना कि क्या आपको रुक जाना है वहीं पे कि लाइफ हैज नो मीनिंग और लाइफ इज हम्म, एब्सर्ड, तो ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लिव विद इट। नहीं, शायद एक मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप ये दोनों फिलोसफी को देख लेते हो ना, लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से, वही वही। आप एक बेटर डिसीजन ले पाते हो। अगर आप सिर्फ एंटी नेटलिस्ट देख लिए और फिर उसी टाइप के कंटेंट कंज्यूमर आ गए ना, इमीडिएटली तुरंत दूसरी फिलोसफी देख लो। अगर आप एथिस्ट हो या एग्नोस्टिक हो, तो आप प्लीज एक बार थीस्ट का पर्सपेक्टिव भी देख लो। आप बेटर कंपेयर करके फिर आप एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आओगे कि मैं कहां पे इंक्लाइन कर रहा हूं। तब कभी भी ना आपके पास ये नहीं होगा, अदरवाइज तो यार रायता फैलेगा आपकी लाइफ में। और या ये पर जैसे मेरे कैमरा का फैल रहा है यार रायता, ये पता नहीं इस चीज अटक। को ओवरकम करने के लिए इनको अपने बायसेस को लेकर अवेयर होना पड़ेगा, जो उनके दिमाग में बायसेस बिल्कुल। है। कंफर्मेशन बायस हो गया, बहुत सारे बायसेस होते हैं। ऑथोरिटी बायस हो गया भाई, कि उसने बोला है तब ये सही होगा भाई, इससे हम्म। फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये जानना पड़ेगा, और उसके लिए अवेयर, मतलब मैं बताऊं, इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको अवेयरनेस ही बढ़ानी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है, और उसको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, कि अगर कोई और देख रहा होता है तो उसको कैसे देखता है इस आइडिया को। तो देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो आज के जनरेशन है, हम समझते हैं कि वो कर लेगी, बट इतना आसान नहीं होता है। कितनी एडिक्शन हो रखी होती है लोगों को, पॉर्न की एडिक्शन हो गई, इसको भी ओवरकम नहीं कर सकते। उसको पता है इससे क्या कमियां है, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन रोटिंग सबको पता है क्या होता है फिनोमेना, बट स्टिल कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल आप खुद ये पे खो रहा सोशल है। मीडिया ही देख लो ना, लोग मतलब रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं बस, मतलब, और उस पे क्या क्या कंटेंट है। हम्म। गलती से अगर मैंने एक राहुल गांधी के ऑपोजिट का कोई वीडियो देख लिया, पूरा फ्लड गेट मेरे खुल जाएंगे, सिर्फ मेरे को वही दिखेगा। अब मुझे पता है मेरे को कहाँ पे वोट देना है। तो लिटरली जो आप बोलते हो ना, फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है, कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। और आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ज्यादा कंडीशन सोशल मीडिया कर रहे हैं जेंजीज का। हम्म। एक एक फक्ड अप कंटेंट आपने देख लिया, एल्गोरिथम आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको कन्वर्ट करवा देगा एथिस्ट को थीस्ट, थीस्ट को एथिस्ट।
तो या इसलिए मेरा मानना है इस कि जमीले में 16 साल से ना नीचे जो बच्चे हैं उनको अलाउड नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे, बैन कर देना चाहिए उनको, बिकॉज वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उनको लगता है यही रियलिटी है लाइफ की, क्योंकि आप 16 साल के पर्सपेक्टिव से देखो, ओ भाई क्या बात कर रहा है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ, उसको आसान लगता है। जो हाँ पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा उसको तो मजा आ जाएगा, मैं फालतू में पिट रहा हूँ भाई मचाओ भाई। हाँ, तो 16 साल के नीचे एक है ना बुक है, मैं उसको पढ़ने वाला हूँ, द एंग्जियस जनरेशन करके किताब है, इसके ऊपर जब भी बात होगी वो हो जाती है 18+ हो जाती है, क्योंकि इस पे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बातें की गई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सोशल मीडिया यूज कर रहे थे और उनको लगा लाइफ मीनिंगलेस है, और देन उन्होंने अपनी जान ले ली, या फिर उन्होंने किसी की बॉडी देखी और बोला कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, उसको बैड कमेंट्स आ गए, किसी को 10 उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मेरे हिसाब से 16 साल के, और पता नहीं 16 साल ही क्यों डिसाइड किया गया, मुझे तो लगता है 25 होना चाहिए यार, जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है डेवलप हो जाए थोड़ा बहुत। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी कुछ होगा बट फायदा। मैं तो पता ये भी ओपिनियन होल्ड कर रहा हूँ आजकल कि सोशल मीडिया ना वाज द वर्स्ट थिंग एवर हैपन टू ह्यूमैनिटी, कोई भी एज के लिए हो। मैं उसके पॉजिटिव्स को ना कभी, मैं मेरे लिए ना वो उसके जो नेगेटिव्स होते हैं ना वो ओवर शैडो करते हैं भाई पॉजिटिव्स को। इट वाज द वर्स्ट ये भी थिंग बायस एवर। है सगर भाई, ये भी बायस है नहीं, मेरा ओपिनियन है। जितना मैंने सोशल मीडिया का इफेक्ट देखा है, अपनी लाइफ में देखा है, मेरा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, मैं नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज हो जाता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया वैसे ही आपको फीड शो करता है ये सब। मेरे लिए पॉजिटिव्स नहीं है, इतने नेगेटिव ज़्यादा हैं सोशल मीडिया के। हम क्योंकि ना ये पता पता है है यूएस, वैसे ही है बे सागर। हम पता है क्या, यूएस के टूवर्ड्स भी ना हमारा जो बायस कह लो ये भी है। जो वो बना रहे हैं ना, जैसे हमारा जो भी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, हमें हमेशा लगता है वो करेक्ट ही है। हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी नई इन्वेंशन कर रहे हैं तो वो सही ही होगी। एआई का ले लो, मैं एग्री नहीं करता कि एआई सही इन्वेंशन थी, मुझे लगता है उसको बैन करना चाहिए। हमें ये क्यों लगता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है या फिर कुछ इन्वेंशंस हो रही हैं, हमें वो एक्सेप्ट करनी ही करनी है। नहीं पता है सागर, इस पे ना ये वाला पॉइंट आता है, जैसे तू अभी एआई की बात किया, हमने उसके यूज्ड केसेस देखे हैं आज की डेट में। मतलब कि स्मार्टफोन इतना सस्ता हो गया है, जो चाइनीज अपने फोन आते हैं और उस पे आपका आराम से, आप कुछ नहीं, चैट जीपीटी भी छोड़ो, फेसबुक तो हर कोई यूज करता है, तो मेटा एआई आपको फ्रीली अवेलेबल है और डिसेंट इनफ उसके आउटकम, लाइक मतलब कि आउटपुट भी है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में एक गरीब घर पे भी एक एजुकेशन का एक बहुत अच्छा टूल मिल गया, जो कि एक पीएचडी होल्डर लेवल का एक आपके पास गाइड बैठा हुआ है। आप क्वेश्चन पूछो, आपको 99.9% एक्यूरेसी के साथ आंसर मिल जाएगा। पर आपको वो एजुकेशन ही किल बिजनेस कर दी प्लान है बना भाई देगा। एआई ने, या फिर किल नहीं कर नहीं, देगा मैं वही हमें। बोल रहा हूँ, सी वही, नहीं मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास पॉजिटिव यूज केसेस भी है, और हम लोगों को पता है कि इसके नेगेटिव यूज केसेस क्या आने वाले हैं या क्या ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहे हैं अभी। जॉब लॉसेस हो रही है और भी मल्टीपल तरह का, जैसे कि सोशल मीडिया में आप लिए वो कुछ बंदियों का आप वो बिकनी में आप फोटो बना करके आप उसको पोस्ट कर दे रहे हो, और जो कि बिल्कुल अल्ट्रा रियल लगती है। वो बंदी हो सकता है ट्रॉमा में चली जाए, उसकी बेइज्जती हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। न्यूक्लियर आपने बॉम्ब बना दिया, अब आप उसको एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो, उसकी एनर्जी लाइक अनलिमिटेड एनर्जी, एक छोटा सा 1 ग्राम यूरेनियम है और उससे आपने न्यूक्लियर बॉम्ब का इतना कर सकते हो। तो आपके पास एक सोर्स है अनलिमिटेड एनर्जी का भी। अब पॉजिटिव वे में लोगे, नेगेटिव वे में लोगे, ये आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन हिमासिस ऐसे नहीं करती है काम ना, उसको तो यू नो अभी पता है, जैसे एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, आप लोग पता नहीं इतने पढ़ते होंगे कि नहीं, एक उपनिषद है, खट पता नहीं यार उपनिषद का नाम भूल रहा हूँ मैं, कठोर उसमें ना कठोर है, उपनिषद है ना, हाँ शायद कठोर कठोपनिषद है, उपनिषद। हाँ 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 हाँ। हाँ। उसके अंदर ना नचिकेता और यम की कहानी है। तो हम्म उसमें यमराज जी है ना, नचिकेता को बताते हैं दो तरीके के उसके बारे में, एक श्रेय होता है, एक प्रेय होता है। दो तरीके के प्लेजर की बात बताते हैं। श्रेय मतलब श्रेष्ठ जो होते हैं, सबसे प्लेजर होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट्स देते हैं अच्छे, और प्रे होते हैं इमीडिएट प्लेजर प्लेजर जिसमें अभी अपने ब्रेन रोटिंग वाले कंटेंट देख लिए, उल्टे सीधे काम कर लिए। लेकिन श्रेय के अंदर आते हैं किताब पढ़ा है, अपने लंबे समय तक किताब पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, तो वो श्रेष्ठ होते हैं और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देते हैं। तो ये दुनिया जो है हम बताते हैं वो श्रेष्ठ की तरफ जाती नहीं है, श्रेय की तरफ जाती ही नहीं है, वो प्रे की तरफ जाती है। वो बनी हुई है, ऐसे एल्गोरिथम ही उनका ऐसा है, आप उनको क्या ब्लेम करोगे। अभी आप जो कह रहे थे कि वो ऐसा कर सकते हैं, पॉजिटिव देख सकते हैं, नहीं हम ऐसे ही हैं, हम zombies हैं, हम्म। हम अपने कंट्रोल में नहीं है। ये लेकिन रवि भाई इस बोलना पड़ता है ना भाई, ताकि लोगों को कुछ तो हाँ, मोटिवेशन आए। बोलना तो है ही, बोलना तो पड़ेगा, कुछ तो निकले बाहर से मैट्रिक्स से, कुछ तो निकलना, लेट्स से हम मतलब 1000 निकालना में से पड़ेगा। एक बंदा ही चेंज कर पाए। जैसे ना हमारे ऐसे वीडियोस पे कमेंट्स आते रहते हैं, हम आचार्य प्रशांत के ट्रैप में फंस गए थे, हम एंटी नेटलिज्म के ट्रैप में फंस गए थे, बट आपके 2-3 वीडियोस देखे अर्पित भाई के साथ ऑप्टिमिज्म के ऊपर,
तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। अब आपके ट्रैप भले में ही वो फंसे हैं 1000 सब। में से 1 या 2 ही हों, लेकिन 2 हम्म, लोगों का भी अगर पर्सपेक्टिव हम चेंज कर सके, सो व्हाई नॉट? तो या मोटिवेशन टॉक्स ना इस तरह से हेल्प करती है। सबको नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों को कर सकती है। तो हमारा वो बताना जरूरी है कि हाँ देखो, ट्राई करो। जैसे ना एंड्रू टेट के मैं काफी वीडियोस देख रहा हूँ आजकल, अच्छा, सरप्राइजिंगली। क्यों, तो क्या जैसे प्रॉब्लम है? वो एल्यूटेट में पर्सन क्या पता है प्रॉब्लम क्या है? है यार, वो पेट्रियार्कल शिट बहुत बोलता है ना, तो उसके मैं अगेंस्ट हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे sarcastic। तो एंड्रू टेट ना, ही इज अगेंस्ट डिप्रेशन भाई। वो डिप्रेशन वर्ड में नहीं मानता। वो कह रहा है डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, आपका डिप्रेशन दूर हो सकता है। इसको किसी भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, वो इस एक्सटेंट तक बोलता है। अब मैं उसकी पूरी बात को एग्री नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट बाय सिंपली वर्किंग आउट, पता है आपका माइंडसेट कितना बेटर हो जाता है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वर्कआउट, जो अपनी डाइट को क्लीन नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ इसी से स्टार्ट करो, यू विल फील हेल्दियर। क्योंकि जो आप डाइट कंज्यूम कर रहे हो ना, वो सिर्फ आपकी बॉडी पे लिमिट नहीं रहती, आपका माइंड या ब्रेन भी इंप्रूव होता है। आप अच्छा सोचने भी लगते हो। 8 घंटे की स्लीप लो, एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो। अब ये आपके हाथ में है, एक्चुअल में है। एफर्ट मार के तो देखो। अगर आप कहोगे कि मैं एफर्ट ही नहीं मार सकता, तो फिर यार मैं इस पर क्या ही बोलूं। लेकिन यू नीड टू स्टार्ट समवेयर। पर डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है ना, ये तो मानते हो? डिप्रेशन एग्जिस्ट तो इस पे वो डिबेट सिर्फ वो करेंगे। ना स्टेट ऑफ वो पता है, नो नो एंड्रयू नो टेट नो। कुछ भी नहीं, वो सिर्फ नहीं, मैं स्टेट इस पे ऑफ डिबेट माइंड को करूंगा। बोल रहा है। हाँ हाँ, वो पता है, डिप्रेशन वो वो तो सिर्फ बोलता है, वो तो गधा है, वो तो बोलता ही है। बट डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है यार। बहुत मेरे काफी ऐसे जानकार हैं साइकोलॉजिस्ट, वो बताते हैं, उनसे मेरी डिबेट होती थी इस मामले में कि ये एंड्यूटेट ऐसा बोलता है, ये ऐसा बोलता है। बट बहुत कुछ ऐसा है जो बायोलॉजिकल है, यू नो, इट्स जस्ट नॉट साइकोलॉजिकल। तो कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो हो सकता है, डिप्रेशन होता है, बिल्कुल होता है। ये जिस डिप्रेशन शायद एंड्यूटेट जिसकी बात करता है, वो शायद मूड वो हो जाता है ना, हमारा मूड खराब होता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, बहुत ज्यादा कि हम लो मूड में ब्रेकअप हो रहते हैं, गया या छोट नीचे फील करते ब्रेकअप हो हैं। गया या उस टाइप हाँ की, हाँ हाँ, छोटी हाँ, मोटी पर चीजों डिप्रेशन को का भी ना पूरा लेकर एक के। वो होता है, एक चेकलिस्ट होती है, वो कुछ क्या कहते हैं उसे, उसमें वो टिक करना होता है उन्हें कि हाँ भाई ये है, तब जाके वो फाइनल करते हैं कि किस डायग्नोस ग्रेड करते का है। हैं, हाँ। एक वो भी स्केल भी होता है, हम्म, उस स्केल पे भी देखना होता है कि किस स्केल पे आ रहा है ये। स्केल का नाम मैं बोल रहा हूँ अभी। तो स्केल से पता चलता है कितना हम्म, डिप्रेशन है, इसको माइल्ड है, सीवियर है, वो देखना पड़ता है। उसका सबसे ट्रीटमेंट चलती है, क्योंकि मेरे हम्म, कुछ करीबी हैं ऐसे जानकार के जानकार, वो सफर कर रहे हैं अभी, वो पिल्स लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है, उनको रोते हुए देखा हम्म। है, तो पता है मुझे कि ये रियल है। आई मीन साइकोलॉजिस्ट या फिर आपके जो ये काउंसलर्स होते हैं, वो उनका जॉब ही है डिप्रेशन एंजाइटी को खत्म करना। एक पूरी फील्ड है, लाइक। या बिल्कुल। सो लेकिन ना वैसे मैं पता इस है, पे हम पता है लोगों ने ना कितने डिबेट सुन रहा हूँ ना। एंड्रयू जैसे टेट पे रिसेंटली ना हमने एक वो किया था, सॉरी, वो ये अपना नहीं था, एक अपन सागर जो अभी किए थे, तो वो हाइपर मटेरियलिस्टिक शिट वो ना सारे जेंजीज को बेच रहा था। कार खरीदो, मिलियनियर बनो, बिलियनियर बनो, ये वो। और अभी जब हमने रिएक्ट किया वो वाला वीडियो पे, उसने सीधा बोला, आपके पास जब इतना पैसा आ जाता है ना, वो आपको हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता। आपके पास अब किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप सीधा ऑर्डर करोगे, महंगे से महंगा मेरे को डिश ला करके दो। वो ला करके दे दिया, खा लिया आपने, अब आपको पता है आपके पास इतना पैसा है, तो बोल रहे हैं कि वो भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। तो इस लेवल पे जब वो फ्लिप हुआ ना, आई वाज लाइक सीरियसली सरप्राइज कि भाई ये किस फील्ड में आ गए हो एंड्रू भाई। आप तो काफी ज्यादा बकचोदियां फैलते थे पहले, ये कुछ किस दिन में पे वो आ गए। स्पिरिचुअल बन जाएगा, देखना कुछ दिन में हाँ, स्पिरिचुअल बन के हिमालय आएगा, मैं उसका वो बता रहा हूँ यार। वीडियो, हो हाँ भाई साहब, वो इवेंचुअली खतरनाक वीडियो था। इवेंचुअली पता है, मुझे ये लगता है भाई कि स्पिरिचुअलिटी इज द पाथ फॉर एवरीवन इन लाइफ। मतलब मैंने ना हर चीज से गो थ्रू किया है भाई। मेरे को एक टाइम पे किसी ने एक्यूट डिप्रेशन से डायग्नोस कर दिया था। तो जो एंड्रयू टेट वो बात कर रहा था ना, वो मुझे इतनी ज्यादा रिलेटेबल लगी ना, कि ऐसा होता है। वंस यू हैव एवरीथिंग ना, आपके जितने भी डिजायर्स होते हैं लाइफ में, जब वो पूरे हो जाते हैं, देन यू थिंक कि अब नेक्स्ट मैं क्या डिजायर करूं। और वो जब दिखता नहीं है ना, देन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कम। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं फिर भी सैड क्यों हूं, अब मैं क्यों दुखी हो रहा हूं। और इसके बाद ना मुझे ये स्पिरिचुअलिटी ने ही हेल्प करी टू ओवरकम दिस। और हर किसी को हेल्प कर सकती है ये चीज। हम्म कभी आप अपने उपनिषद उठा के पढ़ लो भाई, वेदांत की फिलॉसफी समझ लो। मतलब एल्बर्ट कामू की फिलॉसफी से ज्यादा ना आपको वेदांत फिलॉसफी हेल्प करेगी इन लाइफ। आपको कैसे एक मीनिंग क्रिएट करना है, कैसे ऑप्टिमिज्म रखना है, कैसे अपने चैलेंजेस को डील करना है।
उसमें वेदांत मुझे बेटर लगता है एल्बर्ट कामू की फिलोसफी को, बट क्योंकि हमारा एक बायस कह लो या जो भी कह लो कि हम अपने ना हिंदू टेक्स्ट को ना इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते, स्पेशली द लेफ्ट। राइट वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेफ्ट वाले बिल्कुल नहीं दे रहे। नहीं, राइट भाई वाले कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो उसको अलग ही वे में ट्विस्ट कर देते हैं अपने फायदे के लिए। नहीं, इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि वो अपने रिलीजन के टुवर्ड्स कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड है। हाँ, उनको इंक्लाइंड तो है लगता है कि डेफिनेटली। उनको लगता है कि अपनी हिंदू फिलॉसफी, अपने हिंदू टेक्स्ट, उसमें कोई कमी ही नहीं है, तो उस हाँ, तरफ भी नहीं जाना है। लेकिन जो लेफ्ट है ना, वो वही कर रहा है कि हाँ, अभी इतने लोग इतने इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हम ना नीचा को पढ़ेंगे, हम एल्बर्ट कामू को पढ़ेंगे। कोई बात नहीं कर रहा कि अपनी हिंदू फिलॉसफी को भी पढ़ते हैं एक बार। और बहुत पावरफुल फिलॉसफी है भाई। लाइक मैंने ईस्टर्न वेस्टर्न जो दोनों में जितना भी अब तक पढ़ा है ना, आई थिंक ईस्टर्न विंस। आपका बहुत क्या स्ट्रांग लेकिन वर्डिक्ट है फिलॉसफी है रवि भाई? उसकी। जैसे आपने काफी ईस्ट वेस्ट सारी वो पढ़ी हुई है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि नहीं, कौन सा मतलब बेटर है? दोनों का जो सॉल्व करने का वो था ना, क्या कहते हैं, जो उनका, अब देखो जैसे हमारी इंडियन फिलोसफी है, वो अंदर की तरफ ज्यादा जाती है, उसको हम्म। बाहर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो अंदर से ही सारी प्रॉब्लम उसने देख लिया, रियलाइज कर लिया। अभी जो आपने एंटीट्यूड की बात करी, रियलाइजेशन हो जाता है हम्म। एक वक्त कि भाई कुछ तो ऐसा है जो अंदर से ज्यादा आ रहा है, इनवर्ड जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी की हम्म। बात है, हम यहाँ क्यों एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आई के अराउंड है, सेल्फ के अराउंड है। ठीक है, बाहर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी है बहुत ज्यादा, आप देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी भी बनती है, हैप्पीनेस के अराउंड है, मीनिंग के अराउंड है, और क्या कहते हैं ये, एथिक्स के अराउंड है, सोक्रेटिस वगैरह पे चले जाएंगे आप तो वहाँ पे नॉलेज के अराउंड है कि नॉलेज क्या है रियल। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इंडियन फिलोसफी में न्याय हो गए, वैशिष्ट हो गए, इन्होंने बहुत इस पे डिस्कशन किया है, नॉलेज क्या है, सही नॉलेज कैसे प्राप्त की जाए, कैसे पता किया जाए कि यही सही नॉलेज है, इस पे है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमारी इंडियन फिलोसफी मानी इसलिए जाती है, उसका लोहा इसलिए माना जाता है कि भाई इसने सेल्फ को बहुत एक्सप्लोर किया है, नेचर ऑफ द हम्म। रियलिटी को बहुत एक्सप्लोर किया है कि सब कुछ है क्या। ठीक है, माया है क्या है, वो अलग अलग सारे फिलोसफी बन जाती है, वो तो उसमें नहीं जाएंगे हम। तो अभी जो स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रहे थे कि सागर भाई कह रहे थे ना, हाँ, कि मेटेरियलिस्टिक हम ये कर लेते, मैं ये डिजायर कर लेता हूँ, फिर मेरी डिजायर की लिस्ट ही खत्म नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। जो हम्म। डिजायर कर रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा कोई। हम्म। मैं तो ये करे जा रहा हूँ ना कि मैं डिजायर कर रहा हूँ, मैं डिजायर कर रहा हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर मुझे जो मैं मांग रहा हूँ उस सेल्फ को कोई स्टडी नहीं किया किसी ने। तो वो हम्म। आई भी रियल है कि नहीं, ये हमने कभी स्टडी नहीं किया। जो मांग रहा है वो वही। भी रियल है कि नहीं, ट्रू। उसके नेचर का क्या, क्या पता वो नकली हो। अगर वो नकली है तो फिर भाई वो खुश कौन हो रहा है खुश कौन हो रहा है सही बात है। बिल्कुल। फिर मेरा डिजायर भी नकली है। तो रियल हम्म। क्वेश्चन ये है कि जो डिजायर कर रहा है वो है कौन, हु एम आई। और इसके अलग अलग तरीके से आंसर दिए हैं। अगर आप अद्वैत में चले जाएंगे तो आई एम दैट, ब्रह्मन की हम्म। बात हो जाती है। ठीक है, अगर बुद्धिज्म में आ जाएंगे तो वो नो सेल्फ की बात करते हैं, कोई सेल्फ ही नहीं है। सेल्फ जो है वो बंडल है आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके सेंसेशन का, आपके परसेप्शंस का, अलग अलग है उसकी फिलोसफी। हम्म। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है मेन कि अपने सेल्फ को स्टडी करना जरूरी है, जो कि स्पिरिचुअलिटी इसी के बारे में है, स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। बिल्कुल। यार रवि भाई, मेरा ना मतलब कि सीरियसली काफी मन है हम लोग का। आज का ये वाला पॉडकास्ट तो मतलब कि खत्म हो जाएगा फिलोसफी पे, लेकिन जैसे मैंने आपका एक वो वीडियो देखा था जो आपने मोहित के साथ किया था, है ना? मतलब कि सॉर्ट ऑफ वो डिबेट था, मतलब कि उनका अपना स्टैंड है थीइज्म को लेकर के, और हाँ हाँ। आपका ऑपोजिट था, एग्नोस्टिक एथियस्ट वो वाला स्टैंड होता है। तो जैसे कई फिलोसफी में, जैसे अगर अपन अपनी ही उपनिषद या वेदांत की अपन बात करते हैं ना जब, तो उसमें कॉन्शियसनेस फर्स्ट मॉडल की बात होती है कि लाइक सब कुछ ब्रह्म है ना? हम्म, हम ब्रह्मास्मि जैसे बोलते हैं, तो फिर कि ब्रह्म से ही सब कुछ है, तो वी कैन से कि कॉन्शियसनेस फर्स्ट मॉडल पे वो बात करते हैं। तो इस पे एज अ एग्नोस्टिक एथियस्ट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि ये फिलॉसफी कितने हद तक के सही है? मैंने पढ़ी, मतलब कि मैं तो उस ट्रैप में नहीं फंसता, ठीक है, कि जैसे राइट वाले जो फंस जाते हैं, बिल्कुल। मैं उसको एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट में मैंने देख लिया, ठीक है, ब्रह्म की बात कर रहा है, मुझे पता है वो बोल रहा है कि भाई मैं यूनिवर्स को कांस्टेंट मानता हूँ, ठीक है, मुझे वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो हाँ, यूनिवर्स फर्स्ट मॉडल पे मैं बिलीव करता हूँ, ना कि ब्रह्म फर्स्ट मॉडल या कॉन्शियसनेस फर्स्ट मॉडल पे। तो इस पे मतलब कि आपका क्या है, ये फिलॉसफी किस तरीके से आप देखते हो इसको? आप जो बातें कर रहे हो ना, आप पता है किस कैटेगरी में आ जाते हो, आप फिजिकलिस्ट की हम्म। कैटेगरी में आ जाते हो एक्चुअली में। हम्म। साइंस इसमें आ चुका है कि यार एटम्स है, एटम देखो आप, लेकिन एटम बिल्कुल। के गुच्छे से, एटम कॉन्शियस नहीं है, लेकिन उसी गुच्छे से आप बने हो। पर आप बिल्कुल। कॉन्शियस कैसे हो गए? आपका जो हम्म। क्वालिया है, क्वालिया में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसको क्वालिया बोलते हैं। कि अभी आपने पानी पिया, आपने पानी को टेस्ट किया, ठीक है, जो हम्म। आपने एक्सपीरियंस किया पानी को पीते हुए, वो सिर्फ आप जानते हो, फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है वो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, वो जो एक्सपीरियंस है वो कैसे जनरेट हुआ,
ये है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्शियसनेस साइंस की, हम्म कि एक मैटर के अंदर कॉन्शियस कैसे आ सकती है, कैसे इमर्ज होके आ सकती है। अब जो फिजिकलिस्ट है, जो कि फिजिकलिस्ट नाम से पता चल रहा है, वो ये मानते हैं कि फिजिकल फेनोमेना है, ब्रेन के कॉन्शियसनेस कैसे इमर्ज होके आती है, भाई न्यूरॉन्स फायर करते हैं और उसका एक फेनोमेना है। जैसे मैजिशियन मैजिक दिखाता है, वैसे ही ब्रेन का एक मैजिक है एक तरीके का। डेनियल डेनेट जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्शियसनेस है ही नहीं, वो एक सूडो प्रॉब्लम है, बना दी गई है बस, ठीक है। और इसको और फेमस किया था डेविड चाल्मर्स ने, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्शियसनेस को। अब इसी क्वेश्चन को आप उल्टा कर दो कि मैटर में कॉन्शियसनेस कैसे आया, उल्टा कर देते, क्या पता कॉन्शियसनेस पहले आई हो और मैटर बाद में आया हो, तो हम अद्वैत पे पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल मे बी ये सब कुछ कॉन्शियसनेस है, सब कुछ हो रहा है कॉन्शियसनेस के अंदर, भ्रम के अंदर हो रहा है, और ये मैटर इमर्ज होके आता है जो कि इल्यूजन है बेसिकली, ठीक है। वो इमर्ज बाद में बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में, हाँ बहुत हाँ हाँ, वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हो क्योंकि जाएगा वो। माया बिल्कुल के अंदर भी अलग पावर है उसकी, ठीक है, विक्षेप हाँ शक्ति, और उस पर बात करेंगे बाद में, और कैसे ये इमर्ज हम होके नेक्स्ट आता है। पॉडकास्ट का ऐसे वो दे रहे हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ताकि हाँ, यूजर्स ना एंगेज रहे फिर क्योंकि उसके ऊपर ना ऐसा नहीं है कि अद्वैत जो है ना वो ऐसे ही बस लिख दिया गया। शंकराचार्य ने उस पर काम किया, इससे पहले उपनिषदों में था वो, शंकराचार्य जी ने तो उसको बस सिस्टमाइज किया, ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे किया, और कि ये जो उपनिषद वगैरह है या ब्रह्म सूत्र है, भगवत गीता है, इन सबको मिला के समरी दे दी है कि ये अद्वैत वेदांत है। उसके बाद पोस्ट अद्वैत क्या कहना, पोस्ट आदि शंकराचार्य के बाद काफी ऐसे स्कॉलर आए, वैदिक स्कॉलर, काफी उन्होंने रिफाइन किया, इसको रिट्यून किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद आए, और अभी भी चल रहा है वेदांत स्कूल, आप जानते हैं कि बहुत फेमस है। तो काफी कुछ इस पे काम हुआ है। तो आप सोच सकते हैं अगर इतने सालों से काम चल रहा है, तो ये आप ये मत सोचिए कि मैं इसको एक आर्ग्यूमेंट में इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अद्वैत में अंदर बहुत दम है, बहुत लॉजिकल है ये। कुछ लोगों को लगता है मैं कैसे मान लूं सब कुछ ब्रह्म है, अरे भाई तू लॉजिकल है, उधर तो आर्ग्यूमेंट तो देख एक बार, उनके आर्ग्यूमेंट ट्रू। कितने शार्प है। जब उस आर्ग्यूमेंट की बात होगी ना, तब वो रियलाइज करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इवन मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है, मैं भी फिलोसफी का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ किसी का कि मैं टिक जाता हूँ वहां पे, बट मैं ये मानता हूँ कि हर फिलोसफी का अपना एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है। क्योंकि लड़ाई अक्सर होती थी हमारे स्कूल इसमें, इंडिया के अंदर, इंडिया जो भी है इसमें, जो इंडियन फिलोसफी के अंदर बुद्धिज्म वाले इनको टारगेट करते थे। जैसे कि बुद्धिज्म के बिल्कुल अंदर नागार्जुना का एक वो है शून्यवाद, जो कि मानते हैं हाँ कि हर एक चीज स्वभाव रहित है, मतलब किसी चीज का कोई एसेंस नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है अंदर से, ठीक है। ये मोबाइल सब कुछ जिसको तुम मानते हो कि उसमें कुछ है, तो ब्राह्मण को भी कहते थे कि वो शून्य है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी लड़ाई होती थी। और उसके बाद जो ये थे वेदांत वाले, वो शून्यवाद को से लड़ते थे कि भाई तुम्हारा तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है ये स्टेटमेंट, कि अगर तुम ये कह रहे हो कि सब कुछ शून्य है, तो तुम्हारे स्टेटमेंट भी शून्य नहीं हो गया, ये भी एम्प्टी है अपने आप में। तो बहुत सारे इसमें ना आर्गुमेंट और लड़ाइयां हुई हैं बहुत खतरनाक तरीके से। उस पर नहीं आएंगे, मैं भटक गया अपनी बात से कि हम हाँ अद्वैत, हाँ अद्वैत वेदांत के अंदर बात कर रहे थे हम। पता नहीं किसने क्वेश्चन पूछ लिया था कुछ था, मैंने उसके ऊपर बात कर ली थी। हाँ 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 मैं कहाँ था यार, हाँ। तो फिर ये क्वेश्चन जो है कि ये कॉन्शियसनेस से वर्ल्ड कैसे मर्ज हो गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई हमारे उपनिषद जिन्होंने लिखा है या जिन्होंने रचा, कि कैसे इमर्ज होके आ सकता है। तो उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी माना कि ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, और ये सब कुछ जो है ये माया है, ठीक है। मैं इतना ही आऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे बताऊं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं इसको हाँ हाँ लूज कर हाँ दूंगा ना, नहीं, तो इसको अद्वैत वाले नेक्स्ट मुझे पॉडकास्ट छोड़ेंगे में, नहीं, क्योंकि मैं नहीं नहीं लूज नहीं लैंग्वेज में बिल्कुल बताना इसको नहीं चाहता नेक्स्ट लिए इसको। नहीं 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 हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम थोड़ा लोग सा बिना हम वो अगर डेविएट भी काफी हो इस गए पे हम एल्बर्ट कामू हाँ से, हाँ हाँ वो तो अच्छा तो हम फिर तो नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट का फिलर दे रहे थे क्योंकि वो हाँ। तो लेकिन हम एक डिस्कस एनालॉजी कर दे लिया देता हूँ, कब एक एनालॉजी दे देता हूँ, ताकि लोग ये ना बोले कि भाई ये खत्म एकदम से कर दिया। वो ये कहते हैं, एक अच्छी एनालॉजी देते हैं, जैसे कि आप सपना देखते हैं, सपने में आप देखते हैं कि एक शेर आ गया है और आपको काटने वाला है, खाने वाला है, आपके लिए बिल्कुल रियल होता है वो, आपको डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, और आप पसीने से तरबतर होकर उठते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है ओ माय गॉड वो तो एक सपना था। तो जैसे उस वाले ड्रीम के अंदर सब कुछ रियल था आपके लिए, सब कुछ रियल था, वो दुनिया रियल थी, आपका डर रियल था, वो शेर रियल था। तो क्या हो सकता है, ये चांसेस नहीं है कि भाई ये सब कुछ भी एक सपना हो, हम बस एक वेकिंग स्टेट में एक ड्रीम देख रहे हो। हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से ये सवाल उठता है कि क्या कॉन्शियसनेस ही एक अल्टीमेट रियलिटी हो सकती है और बाकी सब कुछ एक इल्यूजन है हमारा बनाया हुआ, ठीक है। और इसी के अराउंड ना बहुत बातें की जा सकती है, हम कश्मीरी सेविज्म पे भी जा सकते हैं, जो कश्मीर का अद्वैत बोला जाता है, कश्मीरी सेविज्म, जिसमें ओके ये माना जाता है कि अल्टीमेट रियलिटी शिवा है। शिवा का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि वो शिवा हाँ मानता हूँ कि वो शिवा के दिमाग में हमारे भी आता है शिव भगवान, बट वो प्योर कॉन्शियसनेस को शिवा बोलते हैं कश्मीरी सेविज्म में। लेकिन वहां पे शक्ति आ जाती है कि शक्ति की मदद से शिवा जो है वो यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भ्रम कैसे, भ्रम की वजह से दुनिया अपीयर होती है, भ्रम क्रिएट नहीं करता। तो बहुत कुछ है यार, मतलब ये इतनी वो वाली फिलॉसफी है ना कि मैं इस पर उतरना नहीं चाहता, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, और हाँ हम नहीं 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 उसको नहीं एक मतलब कि ये episode ठीक में है discuss करेंगे। ये एक ऐसे प्रील्यूड है भाई मतलब कि नेक्स्ट वाला क्योंकि अब अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उस पे ना एक बार मतलब कि यही एंगल सोच रहे हैं
क्योंकि बीइंग लाइक जो आपने वो टर्म बोला था ना कि फिजिकलिस्ट, राइट, कि अगर मैं अगर ये वैसा हो ना, तो मेरे लिए ये चीज बिलीव करना ज्यादा इजी लगती है कि मैटर से कॉन्शियसनेस आया है रादर देन कॉन्शियसनेस से मैटर आया है। तो जब मैं ऐसे थोड़ा अपना दिमाग लगा करके सोचता हूँ, यार हाँ हो तो सकता है, इतनी सारी चीजें वियर्ड कॉन्सेप्ट हो रखी है ना लाइफ में, अलग यूनिवर्स कैसे आया है, बिग बैंग से आया है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार मैटर के बाद ही आया है, तो दिमाग से कॉन्शियसनेस आ रही है। अगर मैंने दिमाग का आपको ब्रेन डेड कर दिया ना, आपकी कॉन्शियसनेस सीधा ऐसे बाहर निकल जाएगी, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव बोलूंगा। तो इसलिए ना मेरे को इस पे, मैं और सागर बहुत इस पे ना हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो आपके साथ भी करना है इस पे एक बार या बट नेक्स्ट वो जो वाले में। कॉन्शियसनेस जिसकी आप बात कर रहे हो वो लिमिटेड नहीं है एक बॉडी के अंदर। जैसे कि जो ओके, लाइट हाँ मुझ हाँ पे पड़ बिल्कुल, रही है, ये लाइट मुझ पे बिल्कुल। पड़ रही है तो मैं अपीयर हो रहा हूँ। बट अगर हम्म मैं अगर चल मतलब क्या कहता है मैं मर भी जाऊंगा तो भी लाइट रहेगी, ये उस तरीके से है, ध्यान रखना। मैं बाद में बताऊंगा, हाँ नेक्स्ट में बिल्कुल, बताऊंगा यार। उस पे करेंगे ठीक है, बिल्कुल, उस पे क्योंकि वो ना उस मैं पे ए अच्छे बी से सी डी डिस्कस ई एफ करेंगे। जी एच लेके चलना चाहता हूँ, अभी आपने डायरेक्ट जे के एल एम पूछ रहे हो, तो मुझे वो नहीं अच्छा, बताना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे एक अच्छे से करेंगे स्ट्रक्चर्ड अपन। पॉडकास्ट करेंगे इसमें। एक बिल्कुल। मैं बुलाना भी चाहता हूँ किसी को ना जो अद्वैत वेदांत का एक स्कॉलर टाइप हो। मैं एक बात कर अगर भी वो रहा हूँ है तो किसी, उनको ज्यादा बेस्ट रहेगा यार, वो स्कॉलर होंगे तो उनको बुला लो, बेस्ट साथ में रहेगा। डिबेट करेंगे, मतलब मुझे हाँ ना डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट क्यों करूंगा उनके साथ में, वो स्कॉलर है भाई। नहीं, डिबेट हम करेंगे रवि भाई। मैं स्कॉलर हूँ भाई, मैं स्कॉलर से पंगा नहीं लेता। एक हमने म्यूजिशियन हूँ तो भाई मैं। एक स्कॉलर से पंगे लिए थे, उस स्कॉलर ने अपना चैनल डिबेट कर दिया भाई, पता नहीं क्यों। नहीं भाई, वो इधर ही होती नहीं है वो। बट मेरे को वो वाला ना काफी सही लगा था रवि भाई, वो जो मोहित के साथ था ना, मतलब कि एकदम अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड था। उस पे हाँ जैसे कई बार मुझे लगता था कि मोहित के जो पॉइंट्स थे थीजम को डिफेंड करने के, वो थोड़े से मतलब कि इसको बेटर एंड करें आर्गुमेंट्स दे पीके रहे थे, पहले, कई अभी बार वो इसको लगता है। फिर पहले इसको एंड हाँ करते हाँ, हैं ये फिर तो बात अब एंड करते ही हैं। है। हाँ हाँ हाँ, ये कर तो लेते हैं, एंड मैं ही है। कर रिकॉर्डिंग लेता एक हूँ। बार एंड कर दूं। हाँ हाँ। तो ठीक है गाइस, लाइक आपको आई होप ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। रवि भाई, एक शॉर्ट कंक्लूजन, वैसे तो हम बह ही गए पता नहीं कहाँ कहाँ पे। तो ये तो जैसे रहता है। रायते है अपन, रायते। हमने स्टार्ट किया था विद एल्बर्ट कामू एंड दैट स्टोरी आई शेयर्ड। तो जैसे एक, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कैसे इसको आंसर करोगे। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जॉब की टेंशन, लाइक रिलेशनशिप की टेंशन, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मैं कैसे लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच बिल्ड करूं? क्या इसका कोई आंसर भी है? यार पॉजिटिविटी के पीछे तो मत भागो, पहला तो मैं बोलूंगा, ये हमारे कल्चर की देन है ये पॉजिटिव वर्ड। सिर्फ एक वर्ड है, लाइक कैसे हाँ मैं अपने चैलेंजेस को ना एज अ चैलेंज देख के ओवरकम करूं। मतलब मैं ऐसा कैसे एक स्ट्रांग माइंडसेट बिल्ड करूं टू लिव माय लाइफ। क्योंकि अभी मैं डिप्रेस हो रहा हूं, अभी मैं सैड हूं, मैं एंग्शियस हूं, तो मैं क्या हाँ, करूं? अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेच से बात करूं, बिल्कुल स्ट्रेच से, तो सबसे पहले तो भाई पहला सुख निरोगी काया बोलते हैं, ये तो मैं जानता हूँ यार, अभी जो मेरे साथ चला उसके बाद कि कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपको लाइफ में कितनी हम्म। सक्सेस मिल रही है, आपकी आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो वो बेकार है। तो ये डिप्रेस्ड हो, एंग्जाइटी हो, सैडनेस है ना, वो सब कुछ बहुत हद तक आता है आपकी एक बॉडी से। अपनी बॉडी को अच्छा रखो सबसे पहली बात तो। ठीक है, मैं फिलोसफिकली बात करूंगा, टेंशन मत लो, कहीं आप सोचो बायोलॉजिकली बता रहा हूँ, बट ये स्क्रैच वाली बात है। हम्म ये अगर मैं ये बोल दूं भाई तुम्हारी अनहेल्दी हो फिर भी तुम भाई खुश रह लोगे, चैलेंजेस ओवरकम कर लोगे, नहीं हो पाएगा। तुम्हारी बॉडी उसके लिए हम्म। बेस्ट होनी चाहिए। और फिर गट माइंड कनेक्शन की बात आ जाती है। आपका सेरोटोनिन जो है 70% जो है, जिससे आप वर्थ फील करते हो, वर्थ की आपकी कोई वर्थ है, सेल्फ वर्थ जो आती है आपकी, मोस्टली सेरोटोनिन से आती है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है वो सेरोटोनिन से आती है। तो अगर वो सेरोटोनिन बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका गट हेल्दी होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपका सेरोटोनिन जब बढ़िया है, देन जब आपका सेरोटोनिन अच्छा है तो फिर आप अपने बूस्ट करो, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो बहुत डाउन हो रखा है। ठीक है, मेरा भी डाउन है, मुझे पता है। तो वो डाउन क्यों है? बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। ठीक है, ट्रू। लाइफस्टाइल मतलब आप देखोगे कि हम बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। अब ये बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं कंप्यूटर के आगे, हम जीते ही नहीं है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ना आपके एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है, आपका एनवायरनमेंट जैसा हो। अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग होगा ना, तो आपकी बॉडी अपने आप ही वो बनाने लग जाती है टेस्टोस्टेरोन कि भाई इस बंदे को बूस्ट करना पड़ेगा, इसका टेस्टोस्टेरोन, तभी ये बीट कर पाएगा इस सिचुएशन को। तो आपका हम्म। टेस्टोस्टेरोन लेवल जैसे ही अप होता है ना, आपके अंदर आ जाता है कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस की हमें कमी है। हमारा सेल्फ वर्थ, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन हमारा डोपामीन लेवल बढ़ा देता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ा देता है। और जिसके बाद हाई, आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई मिलेगा आपको, कभी कैलकुलेट कर लेना, मतलब ट्रू। उनका क्यों है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हाई होने पे आप रिस्क ज्यादा ले पाते हैं, आपको डर नहीं लगता ज्यादा, आप स्ट्रेस टॉलरेंस आपकी बढ़ जाती है, आप स्ट्रेस ज्यादा टॉलरेट कर पाते हैं। और अगर जो बंदा स्ट्रेस टॉलरेट कर सकता है, जिसके रिस्क एपेटाइट बढ़ जाती है, जिसको सेल्फ वर्थ फील होता है भाई कि भाई मैं कुछ कर सकता हूं, जिसका सेल्फ एस्टीम अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो चैलेंजेस कैसे ओवरकम नहीं कर पाएगा? मोस्टली बायोलॉजिकल है।
फिर साइकोलॉजिकल आता है। लोग सोचते हैं पहले साइकोलॉजिकल फिर बायोलॉजिकल, नहीं, पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी और अपने आप ही यहाँ पे असर दिखेगा, जो कि मेरे साथ अभी हुआ है। मैं कर रहा हूँ अभी, मेरे को बस इसके बाद जाना है, एक्सरसाइज करना है, अपनी डाइट पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, मुझे करना है अपनी बॉडी पे काम। मैं जानता हूँ मेरी क्रिएटिविटी घटी है। विवेकानंद जी ने बोला था ना कि गीता पढ़ने के पहले फुटबॉल खेल लो। हाँ लाइक वो ज्यादा बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। लोग फिलॉसफी पे घुस जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये हमारी, ये अगर कंक्लूजन निकालें तो यूथ जो है ना, उसको एल्बर्ट कामू नीजा पढ़ने से पहले ना अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग पढ़ते हैं भाई कि मैं किताब कैसे पढूं, मैं कैसे मेमोराइज करूं, मैं कैसे आपकी तरह फिलॉसफी पढूं। भाई सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करना, तेरी कुल्हाड़ी जो माइंड है, मेडिटेशन करना, शांत होकर बैठ तो थोड़ी देर, फिर तू देख पाएगा ना अपने थॉट्स को। फिर ये दो थॉट्स जो होंगे उनको तो कंपेयर कर पाएगा, एक थॉट्स के ऊपर नहीं फंसेगा कि भाई यही फिलॉसफी फाइनल है। तो इसके ऊपर काम कर, अपनी बॉडी के ऊपर काम कर, बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी ऑटोमेटिक तेरी बॉडी में। अरे भाई इतने 4 लाख साल हमने सर्वाइव कर लिया, ईएमआई नहीं भरी जाएगी तेरे से इलनेस ओवरकम नहीं की जाएगी। 4 लाख साल भाई बहुत लंबा समय हम सफर करके आई है, हमारी होमोसेपियंस जो स्पीसीज है, हमने बहुत कुछ झेला है भाई। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो वही है सही गाइस, है। बिल्कुल सही कहा रवि भाई ने। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई, अपना कंटेंट जो देख रहे हो ना उसको उठा के फेंक दो, नहीं ये मत जो देख, भी ये मत एंटी करना। नेटलिस्ट है एक यहाँ। नहीं, मेरा चैनल और एक ये वाला देखो चैनल, मत। हाँ, हमारा ये बचा लेना। मेरा चैनल भी हो, लेकिन मेरा चैनल। हाँ, बिल्कुल। चल बात लेकिन कर भी देखो, कैंडिडेट भी देखो भाई, बैक बेंचर भी देखना। मैं लेकिन पता है इनको बोल रहा हूँ, जो भी एंटी नेटलिज्म फिलोसफी से बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है ना, उठा के फेंको भाई। मैं लिटरली बोलूंगा, हटा दो इस फिलोसफी को। जो भी बात कर रहा है ना, लाइक मत सुनो इसको अब। और तुमने इनफ सुन लिया, इससे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। और डेली डेली सुन सुन के ना तुम्हारी लाइफ में फकअप ही होंगे, कुछ बेटर पॉजिटिव अप्रोच नहीं आएगी लाइफ को जीने की। तो ये करो एंड कैरियर एक्सचेंज को देखो, तभी हम भी किनारे हो गए हैं एंटी नेटलिज्म फिलोसफी से। कितनी ही बात कर ले भाई कि लाइफ में पॉइंट नहीं है, लाइफ में पॉइंट नहीं है, इससे हो तुम्हें गया क्या हो गया, सीखने को मिल अगर रहा भाई है? भावना मत भाव, हो गया हो गया। बस 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 सागर बस। थोड़ा और इतने एंटी के जैसे नहीं नेटलिज्म पर जाना डिस्कस ये कर जब भी लें ये वर्ड क्या? यूज करें ना, इनको फाइन लगाओ 10 रुपए का, ये वहां चिल्लर डालेंगे सीरियसली 10 रुपए का। हाँ तो गाइस, बढ़िया एंटी यार। नेटलिज्म फिलोसफी को अगेन साइड रखो, कैरियर एक्सचेंज को देखो, और देखते रहिए अपने पॉडकास्ट को। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे एंड बताइए कैसा लगा आपको। सी इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक्स रवि भाई फॉर कमिंग हियर अगेन। आते रहिएगा और डिफरेंट थैंक फिलोसफीज हम डिस्कस करते रहेंगे गाइस। यू, या थैंक यू सो सो सी मच यू फॉर इन द मीटिंग। नेक्स्ट वन। बाय बाय चलो बाय। बाय।